हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू डेडिकेशन एकेडमी। डेडिकेशन एकेडमी पर आपका स्वागत है। आज हम शुरुआत करने वाले हैं अपने प्रीलिम्स के जीएस पेपर 2 के बारे में। प्रीलिम्स का जीएस पेपर 2 कहलाता है सीसेट। सीसेट मतलब सिविल सर्विसेज एप्टीट्यूड टेस्ट। तो सीसेट के बारे में शुरुआत करने वाले हैं। एक सीसेट की क्लास और चल रही है रीजनिंग की, वो आपकी प्लेइंग लिस्ट में डली होगी। और आज हम सीसेट में शुरुआत करने वाले हैं मैथ की। आज हम सीसेट में शुरुआत करने वाले हैं मैथ की। मैथ में हम शुरुआत करेंगे पहले चैप्टर परसेंटेज से, और ये हमारा लेक्चर नंबर 1 है। ठीक है, तो मैथ के लिए हम आपको बता दें सबसे पहले कि आपको मैथ में पढ़ना क्या है। जो हम आपको यहाँ पर नोट्स बनवाएंगे, जो हम क्लास ले रहे हैं, इसके जो नोट्स बनवाएंगे, ये नोट्स आपको बनाने हैं। और जो हम क्वेश्चन यहाँ पर कराएं, उनका एक क्वेश्चन कम से कम 3 बार करना है। उसका एक क्वेश्चन कम से कम 3 बार आपको करना है। उसके पीछे रीज़न ये रहा कि आप जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे क्वेश्चन के साथ 2 बार 3 बार, वो क्वेश्चन का टाइप आपके दिमाग में बस जाएगा, सेव हो जाएगा, फीड हो जाएगा। तो आगे कभी वैसा क्वेश्चन देखने को मिला तो आप तुरंत कर देंगे उसे। और सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो है वो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, PYQ। वो है PYQ, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। तो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, जितनी ज़्यादा हो सके उतने ज़्यादा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगा लेना। ठीक है, और इसके अलावा कोई बुक खरीदने की ज़रूरत नहीं है। कोई बुक नोट्स वगैरह कुछ खरीदने की ज़रूरत नहीं है। हम इतना ही करा देंगे, क्योंकि हम जब नोट्स कराएंगे ना तो इसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी करा देंगे कि इस तरीके के क्वेश्चन आ रहे हैं। ठीक है, और PYQ आप प्रैक्टिस करते रहना। टेस्ट सीरीज आती हैं इनकी, सीसेट की टेस्ट सीरीज आती हैं मार्केट में PT के एग्ज़ाम के टाइम पे। वो आपको नहीं खरीदनी है, वो आपको नहीं खरीदनी है, क्योंकि वो आप खरीदेंगे आपको ये लगेगा कि शायद फ़ायदेमंद रहेंगी, लेकिन वो फ़ायदेमंद नहीं है। आप सबसे अच्छा जितना आप हो सके आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाइए। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप केवल नोट्स और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पास कीजिए, इतने में आपका सीसेट पास हो जाएगा। ठीक है, तो शुरू करते हैं चैप्टर नंबर 1 परसेंटेज की। परसेंटेज हमने पहला चैप्टर क्यों लिया? परसेंटेज हमने पहला चैप्टर क्यों लिया? हम कोई और दूसरा चैप्टर ले सकते थे। तो बच्चे इसके पीछे रीज़न ये रहा कि परसेंटेज जो चैप्टर है, इसका प्रयोग आगे आने वाले चैप्टर जैसे डिस्काउंट हो गया, ठीक है, प्रॉफिट लॉस हो गया, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट हो गया, ऐसे कई और चैप्टर हैं जिनमें परसेंटेज का प्रयोग होने वाला है। इसीलिए हम टीचर जो लोग होते हैं वो पहले चैप्टर परसेंटेज ही पढ़ाते हैं, और पहला चैप्टर परसेंटेज पढ़ाने के बाद तब आगे शुरू करते हैं क्लास कि पहला चैप्टर परसेंटेज का हो जाएगा, फिर बाकी जो परसेंटेज और भी क्लास में आएगा वो आराम से कंप्लीट हो जाएगा। तो ये रीज़न रहा। तो आइए शुरू करते हैं क्लास पहली। आइए स्टूडेंट्स शुरू करते हैं। प्रतिशत, इसको प्रतिशत ही क्यों कहा गया? ये जो चैप्टर है इसको प्रतिशत ही क्यों कहा गया? इसे कुछ और कह देते, इसका नाम कुछ भी रख देते। इसका नाम राहुल गांधी रख देते, इसका नाम नरेंद्र मोदी रख देते। तो इसे प्रतिशत ही क्यों का कहा गया? इसके पीछे एक रीज़न है। जब प्रतिशत के भाग किए गए अर्थ के आधार पर, तो शब्द 2 हुए, एक प्रति और एक शत। प्रति का मतलब होता है यहाँ हर एक, प्रति का मतलब होता है हर एक, और शत का मतलब होता है हिस्सा, 100वां हिस्सा। ठीक है, शत का मतलब होता है 100वां। तो हर एक का 100वां हिस्सा क्या कहलाता है? मतलब हर एक का 100 भागों में बंटना प्रतिशत कहलाता है। इसीलिए प्रतिशत 100% होता है, 100 तक ही प्रतिशत होता है। कुछ लोग बोलते हैं 101%, ये बिल्कुल गलत है। ये बिल्कुल गलत है। 101% होता ही नहीं है। प्रतिशत हमेशा 1 से लेके 100 के बीच में ही होता है। हाँ, 101% हो सकता है, क्योंकि ये तो ज़माना कलयुग का है, यहाँ कुछ भी हो सकता है। तो 101% हो सकता है, लेकिन वो कोडिंग की भाषा में चला जाएगा कि हमने किसी भाषा में 101% बोल दिया। लेकिन प्रतिशत हमेशा 1 से 100 के बीच में ही होता है। हम तो 200% बोल सकते हैं, 500% बोल सकते हैं, लेकिन ये कोडिंग की भाषा में चला जाएगा। ठीक है, तो हर एक चीज़ का 100वां हिस्सा या मतलब 100 भागों में बंटना प्रतिशत कहलाता है। ये तो बात समझ में आ गई। तो कैसे कहलाता है? जैसे कि हमने निकाला 400 का
400 का 20%। हाँ, ये जो प्रतिशत का साइन है ये आप ये समझ लीजिए कि ये 100वां हिस्सा है। ये रहा एक, ये रहा, ये 100 थे, इसका एक आगे एक ये रहा, ठीक है, एक जीरो इधर रख दिया, एक जीरो इधर रख दिया। ये 100 से ही बना हुआ है, ये सिंबल 100 से ही बना हुआ है, ठीक है। ये मतलब प्रत्येक 100 भाग में बटा हुआ है। तो आइए निकालते हैं 400 का 20%। तो 400 करेंगे, 100 में हिस्से में बांटेंगे, 400 बटा 100, 400 के 100 हिस्से हो गए। अब इसका 20वां हिस्सा निकालना है, ठीक है। 400 का 20% हमने गुना किया 20, तो ये बिंदी से ये बिंदी कट गई, ये बिंदी से ये बिंदी कट गई, और 4 दूनी 8, और ये आ गई 80, ठीक है बच्चे। तो ये क्या आ गया, 80 आ गया। ये एक तो ये तरीका प्रतिशत निकालने का रहा, एक प्रतिशत निकालने का ये तरीका रहा। इसे डाल देते हैं टाइप फर्स्ट। टाइप सेकंड पर चलते हैं। टाइप सेकंड टाइप में हम बताते हैं आपको किसी भी संख्या के दाईं ओर से एक अंक के बाद दशमलव लगाने पर वह उस संख्या का 10% बन जाता है। एक परिभाषा लिख लीजिए आप हमारी ओर से एक परिभाषा लिखिए आप कि किसी भी संख्या के दाईं ओर से पहले अंक के बाद दशमलव लगाने पर वह उस संख्या का 10% बन जाता है। जैसे ये रहा 400 का 20% निकालना था, हमने 80 निकाला था, ठीक है। तो अब हमें निकालना है सीधा शॉर्ट तरीके से। तो ये क्या है, ये 400 लिखा हुआ है, ठीक है। तो अब दाईं तरफ से ये इसका दायां हो गया, ठीक है, ये हो गया राइट साइड और ये हो गया लेफ्ट साइड। तो दाईं ओर से एक अंक के बाद दशमलव लगाने पर, जैसे 400 रहा, इसके एक अंक के बाद दशमलव लगा देंगे, ठीक है, तो ये 40.0 हो गया। तो ये 400 का 10% हो गया है। 40.0 400 का 10%। दशमलव के बाद अगर 0 लगा हो तो 0 का महत्व नहीं होता है। लेकिन अगर 0 के बाद कोई नंबर लिखा हुआ है तो महत्व हो जाएगा। जैसे यहाँ पर 40.3 हो जाता तो अब महत्व हो जाता 0 का, ठीक है। लेकिन केवल 0 लिखा हुआ है तो 0 का महत्व नहीं है। तो 400 का 10% 40 हो गया है, ठीक है। 400 का 10% बराबर कितना हो गया, 40 हो गया। और हमें चाहिए कितना था, 20%। जब 40 10 है, 40 10% है, 10 का 2 गुना कर देंगे, ठीक है, 40 का 2 गुना कर देंगे, कितना हो गया 80। वही 80 आ गया है। बात समझ में आई है। किसी भी संख्या के दाईं ओर से एक अंक के बाद दशमलव लगाने पर वह उस संख्या का 10% बन जाता है। बात समझ में आ गई होगी। आइए समझिए एक और। किसी भी संख्या के, जो ये परिभाषा थे, अभी तो हमने एक अंक के बाद दशमलव लगाया था, अब हमने 2 अंक के बाद दशमलव लगा दिया। किसी भी संख्या के 2 अंक के बाद दशमलव लगाने पर वह उस संख्या का 1% बन जाता है। पहले बना 10%, अब बना 1%। जैसे ये 400 हो गया, 400 हो गया है, इसके हमने 2 अंक के बाद दशमलव लगा दिया, हमने इधर लगा दिया ये, ठीक है, ये लगा दिया। तो हमें मालूम है कि दशमलव, अगर दशमलव के बाद 0 लगा हो तो उसका कोई महत्व नहीं होता है। तो ये कितना हो गया, ये जो 4 है ना, ये हो गया केवल 1%, 400 का 1%। और हमें चाहिए कितना है, 20%। तो इसमें 20 का कर देंगे गुणा, 4 दूना 8। तो ये कितना हो गया बच्चे, 80 हो गया है। ये भी 80 आया है। बात समझ में आ गई। 400 का 20%, यहाँ भी 80 आएगा। तो क्या बात समझे, किसी भी संख्या में एक अंक के बाद दशमलव लगाएंगे तो वो 10% हो जाएगा, 2 अंक के बाद दशमलव लगाएंगे तो वो 1% हो जाएगा। अब एक बात और समझिए, एक बात और समझनी है आपको, इस साइड समझा देते हैं कि जैसे संख्या रही कोई बड़ी, जैसे यहाँ लिखा हुआ है 4538 लिखा हुआ है, ठीक है, और हमें इसका 10% चाहिए है। तो हमने एक अंक के बाद दशमलव लगा दिया,
4538 लिखकर एक अंक के बाद ये दशमलव लगा दिया। ठीक है, तो इसका मतलब ये नहीं कि 453 जो बचा हुआ है, जैसे हमने ये दशमलव लगा दिया तो ये केवल 453 बचा हुआ है, ये 10% हो गया। नहीं, ये 10% नहीं हुआ, 400.8 453.8 ये पूरा 10% हुआ है बच्चे, ये पूरा 10% हुआ है। बात समझ में आ रही है? अब यहाँ 8 का महत्व हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि दशमलव के बाद संख्या है। अब इसी का 1% निकाल लेते हैं, 4538 का 1% निकाल लेते हैं, तो लिख देते हैं फिर से 4538। तो हमें अब क्या करना पड़ेगा, 2 अंक के बाद दशमलव लगाना पड़ेगा। तो हमने यहाँ 2 अंक के बाद लगा दिया दशमलव। तो अब क्या है, 45.38 जो आया है ये पूरा 1% हुआ है। ठीक है, ये जो पूरी संख्या है 45.38 ये 1% हुआ है। बात समझ में आ गई होगी। चलिए, सेकंड टाइप हमने निकाल लिया, समझ लिया कि दूसरे तरीके से कैसे दशमलव निकाला जाता है। ठीक है, तो अब चलते हैं तीसरी टाइप की ओर। इसे साफ कर देते हैं। यहाँ भी टाइप थर्ड पे चलते हैं। थर्ड टाइप जो है वो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इसे फ्रिक्शन मेथड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फ्रिक्शन मेथड। इसे जादुई मेथड भी बोलते हैं, इसे तूफानी मेथड भी बोलते हैं, इसे धमाका मेथड भी बोलते हैं। इसीलिए ये सबसे अच्छा और इजी माना जाता है और ज़्यादातर क्वेश्चन हम लोग इसी से करेंगे क्योंकि ये बहुत ही सरल है। तो आइए ये तरीका फ्रिक्शन मेथड देखते हैं। जैसे हमें दिया है 20%, क्या दिया है? 20%। तो हमें मालूम है कि प्रतिशत का मतलब होता है 100वां हिस्सा। तो हमें जो 20% दिया हुआ है ना बच्चे यहाँ पर, तो हमने 20 को ही पहले 100 भागों में बांट लिया। 20 को ही 100 भागों में बांट लिया। तो 20 एकम 20, 20 पंचा 100, 1/5 क्या आया बच्चे? 1/5 फ्रिक्शन हमारी बन गई है। अब समझने वाली बात ये है, ध्यान से सुनना बात को। ये जो 1 आया है ऊपर वाला और नीचे वाला 5, जो 1 है ये तो पहले नीचे वाला समझिए। ये जो 5 है ये पूर्ण संख्या है। क्या है? पूर्ण संख्या। जो पूरा है मतलब 100%, ये क्या है? पूर्ण संख्या। ठीक है, और जो 1 है, ये जो ऊपर वाला 1 है, ये प्रतिशत संख्या है। जो भी प्रतिशत हमें दे रखा है, 20% दे रखा है, तो ये 1 क्या हो गया? प्रतिशत संख्या। जो 5 है वो पूर्ण संख्या हो गई। जैसे पूर्ण संख्या हो गई 100%, ये 400 है, ये पूर्ण है। ठीक है, और ये 1 है ऊपर वाला, ये प्रतिशत संख्या है कि 5 का 1 जो है वो 20% है। ठीक है, 5 का 1 भाग 20% है, तो ये होगी प्रतिशत संख्या। तो आइए समझिए कैसे करते हैं। 5 यूनिट बराबर, नीचे 5 दे रखा है, 5 यूनिट बराबर पूर्ण संख्या हमें दे रखी है। 5 यूनिट बराबर 400, 400 दे रखा है। ठीक है, 5 यूनिट बराबर 400। 1 यूनिट बराबर, 1 का मतलब 20%। हम एक यूनिट सही है, तो 1 यूनिट बराबर 400/5। ठीक है, तो हमने ये 1 यूनिट निकाल दिया। 5×8 40। ये कितना आ गया बच्चे? 80 आ गया। क्या आ गया? 80। प्रतिशत नहीं है यहाँ पे, 80 आ गया है। आंसर उतना ही आएगा, आंसर 80 ही आएगा। एक तरीका और है, जैसे ये फ्रिक्शन निकाला है, ये जो फ्रिक्शन निकाला है इसका सीधा 400 में गुणा कर दीजिए। 400 था, गुणा कर देंगे इसका 1/5 का, तो भी 80 ही आएगा। 5×8 40। तो ये कितना आएगा बच्चे? तो भी 80 ही आएगा। तो ये तरीका रहा, कौन सा? फ्रिक्शन मेथड। ये फ्रिक्शन मेथड रहा। आशा करते हैं तीनों मेथड समझ में आ गए होंगे। ठीक है,
तीनों मेथड समझ में आ गए होंगे। बस फ्रैक्शन मेथड में इतना है कि प्रतिशत को ही 100 भागों में बांट लिया जाता है और ऊपर वाली संख्या प्रतिशत संख्या होती है। जैसे एक जो निकला है ये 20% है और 5 पूर्ण संख्या होती है, मतलब 100%। ठीक है, और 100% हमें दे रखा है 400। 5 यूनिट बराबर 400, 1 यूनिट बराबर 400/5, तो 1 यूनिट बराबर 80, 80 मतलब 20% निकला है ये। और डायरेक्ट गुणा भी कर सकते हैं। तो ये 3 टाइप हमने आपको बताए हैं प्रतिशत निकालने के, और हम धीमे धीमे क्वेश्चंस में तीनों टाइप से सॉल्व करेंगे। तो आइए क्वेश्चंस करते हैं। पहले छोटे क्वेश्चन करते हैं, फिर बड़े क्वेश्चन करेंगे। आइए स्टूडेंट्स चलते हैं क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन क्या है कि ये बहुत ही छोटा क्वेश्चन है, बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन है। हम आपको अभी बिल्कुल बेसिक ही करा रहे हैं ताकि आपकी नींव मजबूत हो जाए। ठीक है, ये ऐसे जो प्रश्न हम जो करा रहे हैं ये यूपीएससी में कभी नहीं पूछे जाएंगे, यूपीएससी सीसेट में कभी नहीं पूछे जाएंगे। बस आपका बेस तैयार कर रहे हैं ताकि जो आगे कठिन क्वेश्चन आने वाले हैं उनमें आपका ध्यान ज़्यादा रहे। तो आइए एक क्वेश्चन ऐसे तीनों तरीके से करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि किसी कक्षा में 500 विद्यार्थी हैं, किसी कक्षा में 500 विद्यार्थी हैं जिसमें 30% लड़कियां हैं, लड़कों की संख्या ज्ञात कीजिए। क्या है, किसी कक्षा में 500 विद्यार्थी हैं, लड़कियों की संख्या 30% है, लड़कों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो आइए तीनों तरीके से करते हैं। तो हमने पहला तरीका आपको बताया था, पहला तरीका बताया था कि 500 विद्यार्थी हैं, 500 को हमने 100 भागों में बांट लिया, 100 भागों में बांट लिया और 30% इसका लड़कियां निकाल दें। ठीक है, 30% लड़कियां, ये बिंदी से बिंदी कट गई, ये वाली से ये वाली कट गई, तो 5 तिया 15। ये क्या है बच्चे, ये 150 क्या निकल आई हैं, ये बच्चे निकल आई हैं गर्ल्स, ये गर्ल्स निकल आई हैं 150। ठीक है, और जब 150 गर्ल्स निकल आई हैं तो टोटल स्टूडेंट कितने हैं 500, और 500 में से 150 या 150 लड़कियां निकल जाएंगी। तो ये कितना बचेगा बच्चे, 350 जो निकलेंगे ये क्या हो गए, ये बॉयज़ हो गए। बात समझ में आ रही है। अभी हमने बताया था आपको ये पहला मेथड जिसमें किसी भी संख्या को 100 भागों में बांट देते हैं, प्रतिशत वाला सिस्टम, कि ये प्रतिशत लगा हुआ है, 100 भागों में बांट दिया, 30% निकाल लिया और 150 लड़कियां निकाल लें। ठीक है, और ये 500 में से 150 घटा के 350 बॉयज़ निकाल लिए। तो आइए चलते हैं टाइप सेकंड पर। टाइप सेकंड पर चलते हैं। टाइप सेकंड हमने आपको बताया था दशमलव वाला, कि एक अंक के बाद दशमलव लगाने पर संख्या 10% हो जाती है। तो हमें दे रखा है बच्चे कितना, 500 दे रखा है, 500 दे रखा है। अब 500 के एक अंक के बाद दशमलव लगाएंगे तो ये कितना हो जाएगा, 10% हो जाएगा। एक अंक के बाद ये हमने दशमलव लगा दिया, ये कितना हो गया, 50 जो हो गया है, ये हमारा 10% हो गया है। 50 जो हो गया है ये 10% हो गया है, लेकिन हमें चाहिए कितना है, 30%। तो जब ये 10% है तो इसमें 3 का गुणा कर देंगे तभी तो 30% बनेगा, 3 का गुणा कर देंगे तो 50 गुना 3 बराबर 150। क्या आ गई, ये गर्ल्स आ गई। क्या आ गई बच्चे, ये गर्ल्स आ गई हैं। और अभी हमने बताया था कि 500 में से 150 घटाएंगे तो ये हमारा कितना आ जाएगा, 350 क्या आ जाएगा, बॉयस आ जाएगा। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। अभी हमने एक अंक के बाद दशमलव लगाया है तो 10% हुआ है। अब 2 अंक के बाद दशमलव लगा के देख लेते हैं कि आंसर सेम आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो ये 500 लगा लिखा हुआ है, 500 में 2 अंक के बाद दशमलव लगाते हैं, ये हमने लगा दिया 2 अंक के बाद दशमलव। तो अभी ये केवल कितना बचा है, 5 बचा हुआ है। कितना बचा है बच्चे, ये 5 बचा हुआ है। ये 5 कितना है, 1% है, और हमें चाहिए कितना है, 30%। 5 का कर देंगे 30 में गुणा, तो भी कितना आएगा, 150 आएगा। 5 तिया 15, 150 आ गया है। तो ये 150 क्या निकली हैं बच्चे, ये गर्ल्स निकली हैं। और हमने अभी बता रखा है 500 में से 150 घटा देंगे कितना आ जाएगा, 350 आ जाएगा। ठीक है, तो ये क्या है, 150। ये सेकेंड टाइप हो गया। चलते हैं स्टूडेंट थर्ड टाइप पे, इसे साफ कर देते हैं। थर्ड टाइप पे चलते हैं।
तीसरे वाले को देखते हैं। तीसरा टाइप 1 2 3, ये थर्ड टाइप हो गया, वो सेकंड था। थर्ड टाइप में हमने बताया था फ्रैक्शन वैल्यू, ठीक है। तीसरा टाइप था फ्रैक्शन वाला, तो हमें 30 का पहले से यहीं पर 100वां भाग बना लेते हैं। 30 जो है 30% दे रखा है, इसे 100 भागों में बांट लेते हैं। तो हमने 30 को बांट दिया 100 भागों में, ठीक है। 30 को 100 भागों में बांट दिया है। अब ये बिंदी से ये बिंदी काट दी, तो फ्रिक्शन कितना आ गया? 3/10 आ गया बच्चे। क्या आ गया फ्रिक्शन? 3/10। बात समझ में आ रही होगी? 3/10 आ गया है फ्रिक्शन। जब 3/10 फ्रिक्शन आ गया तो हमने नीचे वाला बताया था ये पूर्ण संख्या है। क्या बच्चे? पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या मतलब 100%, ठीक है। ऊपर वाली संख्या है ये प्रतिशत संख्या है। ये क्या है? प्रतिशत संख्या। प्रतिशत संख्या का मतलब यहाँ पे कितनी प्रतिशत संख्या दे रखी है? 30% दे रखी है संख्या, ठीक है। तो ये प्रतिशत संख्या हो गई। तो हमें क्या है कि 10 यूनिट बराबर, पूरी संख्या बराबर 10 यूनिट बराबर कितना दे रखा है? 500 दे रखा है, ठीक है। 1 यूनिट बराबर 500/10 बराबर 50। जब 1 यूनिट बराबर 50 निकला है तो हमें चाहिए कितना यूनिट है बच्चे? 3 यूनिट। कितना चाहिए? 3 यूनिट। तो 3 यूनिट बराबर निकाल देंगे। 3 यूनिट बराबर 50 गुना 3, 50 गुना 3 बराबर 150। ये बच्चे 150 क्या आ गए हैं? गर्ल्स आ गई हैं, ठीक है। ये 150 गर्ल्स आ गई हैं। और हमें मालूम है कि जब 500 स्टूडेंट हैं जिसमें 150 गर्ल्स हैं, ये घट जाएंगे, 150 लड़कियां हट जाएंगी, तो ये कितना बचेगा? 350 बॉयज़ बचेगा। तो 350 इज़ द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। 350 क्या हो गया बच्चे? सही आंसर हो गया है। इस तरीके से क्वेश्चन करने हैं, ठीक है। ऐसे अभी बेसिक से एडवांस की ओर चलते हैं तो और आगे अच्छे क्वेश्चन मिलते हैं, ठीक है। आइए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। एक और इसके जैसा करते हैं छोटा सा। आइए स्टूडेंट्स चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। बिल्कुल उसी की तरह ही क्वेश्चन है। आइए थोड़े से समय में सॉल्व कर देते हैं इसे। एक डाल दिया है क्वेश्चन, किसी कक्षा में 25% लड़कियां हैं। किसी कक्षा में 25% लड़कियां हैं तथा 120 लड़के हैं। किसी कक्षा में 25% लड़कियां हैं तथा 120 लड़के हैं। विद्यालय में कुल विद्यार्थियों की संख्या तथा लड़कियों की संख्या ज्ञात कीजिए। किसी कक्षा में उन्होंने बोला है कि 25% लड़कियां हैं और 120 लड़के हैं, तो फिर क्लास में कितने स्टूडेंट हैं और लड़कियां कितनी हैं ये ज्ञात करना है। तो हमने आपको तरीका बता ही रखा है, फ्रिक्शन वाले मेथड से कर देते हैं, इसे जल्दी हो जाएगा, ठीक है। तो हमने क्या किया? 25% दे रखा है यहाँ पर। 25 को हमने तुरंत फ्रैक्शन में तोड़ दिया। 25/100, 25 एकम 25, 25 चौका 100, 1/4 हो गया है। ये फ्रैक्शन कितना है? 1/4। हमने ये बताया था आपको कि ये प्रतिशत संख्या है ऊपर वाली, ठीक है, और ये टोटल संख्या है, पूर्ण संख्या। तो हमने माना कि 4 विद्यार्थी हैं पूरे स्कूल में। 4 विद्यार्थी हैं जिसमें से एक क्या हो गई? एक तो गर्ल्स हो गई। कितनी है ये? 25% तो गर्ल्स हो गए और ये टोटल स्टूडेंट हो गए 4। कितने हो गए? टोटल स्टूडेंट्स 4 हो गए। जब 4 टोटल स्टूडेंट हैं और 1 लड़कियां हैं तो बॉयज़ कितने बचे हैं बच्चे? बॉयज़ बचे हैं 4 में से 1 कम कर देंगे तो 3 यूनिट बॉयज़ बचे हुए हैं। बात समझ में आ रही है? हमने फ्रैक्शन निकाल दिया, इसीलिए इसको सबसे शॉर्ट मेथड कहते हैं कि इसमें सीधा सीधा सब कुछ समझ में आ जाता है कि 25% का हमने निकाल दिया फ्रैक्शन 1/4। 4 तो हो गए टोटल स्टूडेंट्स, 1 हो गई उसमें लड़कियाँ, ठीक है। और बॉयज़ कितने बचे हैं? 4 में से जब 1 लड़कियाँ तो 3 यूनिट कितने बचे हैं? 3 यूनिट बॉयज़। और हमें 3 यूनिट बराबर कितना दे रखा है? 20।
कर देते हैं। 3 यूनिट बराबर 3 यूनिट बराबर कितना दे रखा है 120। ठीक है, तो 1 यूनिट बराबर 120 बटा 3, 3 चौको 12, तो 40 क्या आ गई बच्चे, ये 40 लड़कियां आ गई हैं। लड़कियां 1 यूनिट ही तो हैं, ये लड़कियां 1 यूनिट नहीं, ये हमने 1 यूनिट निकाल दिया है। ठीक है, अब हमें चाहिए कितना है, टोटल स्टूडेंट चाहिए है 4 यूनिट। कितना चाहिए है 4 यूनिट। ठीक है, तो 4 यूनिट, जब 1 यूनिट बराबर 40, तो 4 यूनिट बराबर 40 गुना 4 बराबर 16, 4 चौको 16, कितना आया है 160 के आ गए, 160 स्टूडेंट्स आ गए। क्या आ गए बच्चे, 160 स्टूडेंट्स आ गए। आंसर की जांच कर लेते हैं। 120 तो हो गए बॉयज़, इसमें 40 लड़कियां जोड़ देते हैं। अगर स्टूडेंट्स 160 आते हैं तो आंसर हमारा एकदम सही है। क्या आया है 160। 160 इज़ द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो आशा करते हैं समझ में आया होगा। बहुत ही शॉर्ट तरीके से कर रहे हैं। अब जल्दी जल्दी आगे बढ़ते हैं। थोड़ा बेसिक में ग्राफ बनाने में, प्रारूप बनाने में थोड़ा समय लगता है। अब आराम से चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। आइए स्टूडेंट्स, एक और क्वेश्चन करते हैं छोटा सा। प्रश्न के शब्द कुछ इस प्रकार हैं कि किसी संख्या को 20% बढ़ाने पर, किसी संख्या को 20% बढ़ाने पर वह 36 हो जाती है, तो संख्या ज्ञात कीजिए। किसी संख्या को 20% बढ़ाने पर संख्या 36 हो जाती है, तो संख्या ज्ञात कीजिए। बहुत ही बेसिक सा छोटा सा क्वेश्चन है, यूपीएससी सीसेट में नहीं पूछा जाएगा। ये बता चुके हैं कि बेस बनाने के लिए प्रश्न किए जा रहे हैं। ठीक है, तो आइए करते हैं। हमें मालूम है कितना दे रखा है बच्चे 20%, तो हमने तुरंत 20% को फ्रिक्शन में तोड़ लिया। 20/100, 100 भी हिस्से में तोड़ लिया, अभी बताया था। तो 20 पंचा 100 कितना आ गया 1/5 आ गया, 1/5 आ गया। और 1/5 आ गया है, तो ये हमें मालूम है कि ये ऊपर वाली संख्या है 1 यूनिट, ये तो कितना हो गया 20%। ठीक है, और नीचे वाली संख्या ये 100% है, पूर्ण संख्या। बात समझ में आई कि नहीं? ये बात अभी हमने बताई थी कि ऊपर वाली संख्या प्रतिशत संख्या होती है, नीचे वाली संख्या पूर्ण संख्या होती है। ये बात याद रखना हमेशा फ्रिक्शन में। तो आइए करते हैं। जब पूर्ण संख्या थी, किसी संख्या, माना कि ये पूर्ण संख्या थी, इसमें 20% जोड़ दिया गया, तो संख्या कितनी होगी 36 हो गई। तो मतलब पहले कितनी थी 5 थी, 5 यूनिट संख्या थी। ठीक है, उसमें हमने 20% जोड़ दिया, मतलब 1 यूनिट जोड़ दिया, तो संख्या कितनी हो गई 6 हो गई है। संख्या कितनी हो गई है 6 हो गई है। और जब संख्या 6 हो गई है तो फिर 6 यूनिट बराबर दे रखा है हमें कि संख्या में, किसी संख्या 20% बढ़ाने पर, संख्या 5 थी पहले, 1 यूनिट बढ़ गई है 6 हो गई है, तो 6 बराबर किसी संख्या में 20% बढ़ाने पर 36 हो जाती है। तो 6 बराबर कितना दे रखा है हमें 6 यूनिट बराबर दे रखा है हमें 36। 1 यूनिट हम निकाल लेते हैं बच्चे। 1 यूनिट हमने निकाल दिया, ये कितना आ गया 36/6। बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है बच्चे। 6 छिक्का 36, एक संख्या बराबर कितनी आई 6 आ गए। तो हमें पूर्ण संख्या कितनी थी हमारी 5 थी। पूर्ण संख्या कितनी थी 5 थी। तो 5 यूनिट बराबर, 5 यूनिट बराबर कितना हो गया 5 गुणा 6 बराबर, 5 गुणा 6 बराबर कितना हो गया 30 हो गया। संख्या हमारी कैली कितनी थी 30 थी। ठीक है, अब उत्तर की जांच कर लेते हैं कि भाई आंसर सही निकला है कि नहीं। 30 संख्या थी, 30 का 20% कितना हो गया, 30 का 10% हो गया 3, और 6 हो गया कितना 20%। 30 का 20% 6 हो गया, और जब 30 में 6 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 36 हो जाएगा। तो यही हमारी संख्या 36 दे रखी है। इसका मतलब आंसर हमारा एकदम सही है। ठीक है, आंसर हमारा एकदम सही है।
आशा करते हैं बात समझ में आई होगी। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आइए स्टूडेंट्स, एक और क्वेश्चन आता है छोटा सा, उसी के जैसा है, बस फ़र्क थोड़ा इतना है कि उसमें संख्या बढ़ाई जा रही थी, इसमें संख्या घटाई जा रही है। किसी संख्या को 33 सही 1/3 घटाने पर, किसी संख्या को 33 सही 1/3% घटाने पर संख्या 60 हो जाती है, तो संख्या ज्ञात कीजिए। प्रश्न के बोल कुछ इस प्रकार है कि किसी संख्या को 33 सही 1/3% घटाने पर संख्या 60 हो जाती है, तो संख्या ज्ञात कीजिए। चलिए करते हैं ऐसे। 33 सही 1/3 फ्रैक्शन में तोड़ लेते हैं। 33 सही 1/3, 33 सही 1/3%। ठीक है, इसे क्या किया, इसको तोड़ लिया फ्रैक्शन में, तो 100/3 बन गया है। ये 100/3 बन गया है। इसको भी 100वें हिस्से में तोड़ लेते हैं, 100वें हिस्से में तोड़ लेते हैं। ठीक है, 100/1 भिन्न करनी तो आपको आती ही होगी, भिन्न करनी तो आपको आती ही होगी। कैसे की जाती है हम बताते हैं। जैसे किसी भी संख्या में भाग दिया जाता है, जैसे ये भिन्न रही 1/2 भाग 3/4। ठीक है, तो ऐसे करने का तरीका ये रहा कि 1/2 ये पहली वाली भिन्न है, ये तो ऐसे जैसे कि तैसे ही रहेगी, और यहाँ इधर गुणा का चिन्ह बना के संख्या पलट देते हैं। 4 को ऊपर कर देते हैं, 3 को नीचे कर देते हैं। अब इन दोनों का गुणा कर देते हैं, 4 एकम 4, ऊपर वाले का गुणा, नीचे वाले का गुणा, 2 3 6 और काट दिया, 2/3 आ गया भिन्न। इस तरीके से की जाती है। ठीक है, ऐसे ही हमने ऐसे 100वें हिस्से में तोड़ना है। 100/3 को 100वें हिस्से में तोड़ना है, तो 100/3 भाग 100/1। किसी भी संख्या के नीचे अगर हर एक है तो वो संख्या पूर्ण है। ठीक है, ऊपर वाले को बोलते हैं अंश, नीचे वाले को बोलते हैं हर। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, अब इसे जो भाग का चिन्ह है इसे गुणा के चिन्ह में परिवर्तित कर लेंगे, 1/100। ठीक है, अब गुणा कर देते हैं, 100/300। बात समझ में आ रही होगी, बिल्कुल छोटी सी बेसिक सी बात है। ठीक है, ये बिंदी से बिंदी कट गई, ये बिंदी से बिंदी कट गई, फ्रैक्शन कितना आ गया, 1/3। फ्रैक्शन कितना आ गया बच्चे, 1/3। देख रहे हो, कोई ऐसा टीचर होगा जो आपको फ्रैक्शन बताना भी सिखाए कि भाई फ्रैक्शन कैसे निकाला जाता है, और हम तो आपको फ्रैक्शन निकालना भी बता रहे हैं। ठीक है, भिन्न करना भी बता रहे हैं कि भिन्न कैसे की जाती है। तो भाई समझ लीजिए कि हम आपके लिए क्या कर रहे हैं। ठीक है, तो आइए आगे करते हैं। तो अब क्या रहा, 1/3 फ्रैक्शन निकल आया है, तो सीधा 1/3 लिख देते हैं। फ्रैक्शन निकालना तो आ ही गया होगा किस तरीके से निकाला जाता है। ठीक है, ये निकला था 100 ये फ्रैक्शन कितना निकल आया, 1/3। हाँ, इसे हम वैसे भी निकाल सकते थे, जैसे ये 133 सही 1/3 है, प्रतिशत है, इसे 100/3 बना लिया। यहाँ पर नीचे वाले में 100 का गुना कर दिया, 100 से 100 कट गया, 1/3 फिर भी आ जाएगा। जब ये शॉर्ट तरीका मालूम था तो बड़ा वाला पहले क्यों बताया, क्योंकि बच्चे समझ में आ जाए कि ये वाला तरीका बना कैसे है। ठीक है, हम तो शॉर्ट बता दें आपको, शायद कोई स्टूडेंट ऐसा रहा जिसे शॉर्ट में तरीका समझ में ना आया, तो इसलिए बच्चे बिल्कुल बेसिक से चलेंगे। ठीक है, आगे आने वाले प्रश्नों में कोई भी परेशानी नहीं होगी। तो आइए सॉल्व करते हैं। फ्रैक्शन बन गई, अब तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। फ्रैक्शन बन गई है, अब कोई प्रॉब्लम नहीं है। 1/3 बन गई है, 3 है हमारी पूर्ण संख्या। ठीक है, पहली संख्या हमारी कितनी थी, 3 थी, 3 पूर्ण संख्या है। इसमें 33 सही 1/3%, यानी कि 1 यूनिट जुड़ गया है, सॉरी 1 यूनिट घट गया है। इसे यहाँ घटाने की बात हो रही थी बच्चे। ठीक है, 3 में से 1 घटा, कितना बचा, 2 बचा। ठीक है, 2 यूनिट बराबर इस संख्या में से 33 सही 1/3 घटाने पर संख्या 60 हो जाती है। तो हमने 2 यूनिट बराबर हमें कितना दे रखा है, 2 यूनिट बराबर दे रखा है बच्चे 60। कितना दे रखा है, 60 दे रखा है। तो 1 यूनिट बराबर 60/2। ठीक है, तो ये कितना आ गया, 1 यूनिट बराबर कितना आ गया बच्चे, 30 आ गया है। और हमें चाहिए कितना यूनिट है, 3 यूनिट चाहिए है।
कितना चाहिए? 3 यूनिट, क्योंकि 3 हमारी पूर्ण संख्या थी, तो आइए निकाल देते हैं। 3 यूनिट बराबर 1 यूनिट बराबर 30, तो 3 यूनिट बराबर 30 गुणा 3 बराबर कितना आ गया? 3 त्रिका 9, 90 यूनिट आ गया है क्या बच्चे हमारा आंसर। सॉरी, ये यूनिट नहीं है, गलती से यूनिट लग गया है भैया, मेरे धोखे से निकल गई, जुबान टूट गई मेरी। ठीक है, तो ये 90 इज़ द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। बात समझ में आ गई होगी? ठीक है, बात समझ में आ गई होगी। आंसर की जांच भी कर लेते हैं कि आंसर हमारा सही है कि नहीं है। संख्या हमारी कितनी है? 90। 90 में से 33 सही 1/3 घटाना है। 90 का 33 सही 1/3 मतलब ये घटा देते हैं। 3 त्रिका 9, 30 आ गया है। ठीक है, 30 आ गया है। अब 90 में से अगर 30 घटाने पे 60 निकल रहा है तो इसका मतलब हमारा आंसर एकदम सही है। तो ये संख्या ये 60 निकल आई है। 90 इज़ द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आशा करते हैं बात समझ में आ गई होगी, कोई परेशानी नहीं रही होगी। तो आइए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। आइए स्टूडेंट्स, एक और क्वेश्चन कर लेते हैं छोटा सा, उसी के जैसा ही है। उसके जैसा ये प्रश्न रहा कि किसी संख्या को 14 सही 1/7 घटाने पर संख्या 42 हो जाती है, तो संख्या ज्ञात करनी है। कुछ नहीं है, बस ऐसे भी उसी की तरह 14 सही 1/7 दे रखा है, सॉरी 14 सही 2/7 प्रतिशत है। फ्रैक्शन बना लेंगे, 14 सत्ते 98 और 2 100/7, कितना हो गया? 100/7। और हमें मालूम है ऊपर वाली संख्या कितनी, सॉरी 100/7। ठीक है, और यहाँ पर हाँ मालूम है फ्रैक्शन निकालने के लिए 100 का यहाँ पे गुना करना पड़ेगा। अभी हमने पिछले क्वेश्चन में देखा था इस गुना यहाँ पर क्यों किया जा रहा है। तो ये 100 से 100 कट गए हैं, कितना आ गया बच्चे? फ्रैक्शन आ गया है 1/7, 1/7। अब हमें मालूम है ऊपर वाली संख्या प्रतिशत संख्या होती है, जितना प्रतिशत हमें दे रखा है, कितना दे रखा है? 14 सही 2/7। ऊपर वाली संख्या प्रतिशत संख्या होती है, नीचे वाली संख्या पूर्ण संख्या होती है। ठीक है, नीचे वाली संख्या पूर्ण संख्या होती है। जब पूर्ण संख्या में से 14 सही 2/7 मतलब 1 यूनिट घटा होगा, कितना? 7 था, 7 में से जब 1 गया होगा तब ये 6 बचा होगा। ठीक है, जब 14 सही 2/7 घट जाता है तो कितना बचा है? 6। तो संख्या कितनी हो जाती है? 42। तो 6 यूनिट बराबर हमें दे रखा है 6 यूनिट इक्वल टू 42। निकाल लेंगे 1 यूनिट इक्वल टू 42/6, 42/6, 6 सत्ता 42, कितना आ गया? 6 7 जा 42। तो देन 7 यूनिट इक्वल टू 7 into 7 इक्वल टू 49। 49 इज़ द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो बच्चे क्या है? 49 आ गया है इसका सही उत्तर। आशा करते हैं बात समझ में आ रही होगी। बिल्कुल उसी के जैसा पहले जैसा ही क्वेश्चन था, थोड़ा सा संख्या चेंज कर दी है क्योंकि और अच्छा हो जाए प्रश्न। ठीक है, तो आशा करते हैं बच्चे बात समझ में आ गई होगी। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, अब थोड़ा टाइप चेंज होने वाला है क्वेश्चन का। आइए स्टूडेंट्स चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। इस क्वेश्चन में थोड़ा टाइप चेंज हुआ है प्रश्न का, तो आइए करते हैं इसे। प्रश्न के बोल कुछ इस प्रकार हैं कि किसी आयत की लंबाई को 30% बढ़ाने पर, क्या है शब्द? प्रश्न के शब्द इस प्रकार हैं कि किसी आयत की लंबाई को 30% बढ़ाने पर तथा चौड़ाई को 20% बढ़ाने पर, कोई आयत है उसकी लंबाई को 30% बढ़ाया जा रहा है, चौड़ाई को 20% बढ़ाया जा रहा है, तो उस आयत के क्षेत्रफल में क्या परिवर्तन होगा? बात समझ में आ गई होगी कि कोई आयत है उसकी लंबाई को 30% बढ़ा दिया जा रहा है, चौड़ाई को 20% बढ़ा दिया जा रहा है, तो उसके क्षेत्रफल में क्या परिवर्तन होगा। ठीक है, तो निकाल देते हैं। परिवर्तन प्रतिशत में ही पूछा गया है क्योंकि जब प्रतिशत कर रहे हैं तो हमें दे रखा है क्या? लंबाई दे रखी है प्रतिशत में, ये चौड़ाई भी दे रखी है प्रतिशत में 30 और 20। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं क्या? लंबाई कितना दे रखा है? 30, चौड़ाई कितना दे रखी है? 20।
प्रतिशत में दे रखी है। आइए फ्रैक्शन में तोड़ देते हैं। 30/100 बराबर 3/10। फ्रैक्शन बन गया है ये। इसे करते हैं 20/100, 20×5 100 बराबर 1/5। ये फ्रैक्शन बन गया है। बात समझ में आ रही होगी। ठीक है, फ्रैक्शन बना लिया। अब हमें मालूम है आयत का क्षेत्रफल। क्या मालूम है? आयत का क्षेत्रफल होता है आयत का क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुणा चौड़ाई। लिख लेते हैं यहाँ पर आयत का क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुणा चौड़ाई। बात समझ में आ गई होगी। आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुणा चौड़ाई। ठीक है, तो पहले लंबाई कितनी थी? पहले लंबाई 10 थी। पहले लंबाई 10 थी। चौड़ाई कितनी थी? चौड़ाई 5 थी। चौड़ाई 5 हो गई तो क्षेत्रफल क्या होगा? पहले क्षेत्रफल 10 × 5 बराबर 50 होगा। क्या होगा? क्षेत्रफल 50 होगा। अब लंबाई बढ़ गई है। कितनी बढ़ गई है? 3 यूनिट बढ़ गई है। 30% बढ़ गई है। तो 10 से लंबाई कितनी हो गई? 13 हो गई। गुणा 13 ये हो गई और 5 से 6 ये हो गई। पहले 5 थी, 1 यूनिट बढ़ गई है। 5 से 6 ये हो गई। 13 छिक्का 78, 78 मतलब 78। तो पहले क्षेत्रफल क्या था? पहले क्षेत्रफल 50 था। अब क्षेत्रफल कितना है? अब क्षेत्रफल 78 है। ठीक है, 78 है। तो क्षेत्रफल में क्या परिवर्तन आया है? क्षेत्रफल में परिवर्तन आया है 28 का। 28 ही तो बढ़ गया है। पहले क्षेत्रफल 50 था, अब बढ़ गया है कितना? 28 बढ़ गया है, 78 हो गया है। तो 28 बढ़ गया है क्षेत्रफल। कितने क्षेत्रफल में बढ़ गया है? 50 पे। जिस पर चीज़ बढ़ती है प्रतिशत उसी पर निकलता है। जो पहली चीज़ थी, ठीक है, जो पहली चीज़ थी मूल चीज़, प्रतिशत उसी पर निकलता है बच्चे। ठीक है, तो क्या है? 28 बढ़ गया है। कितने बढ़ गया? 50 पर। गुणा 100 कर देंगे। 50 दूना 100 और 28 दूना 56। तो बच्चे जो प्रतिशत में परिवर्तन आएगा ना, तो पहले क्षेत्रफल जो प्रतिशत परिवर्तन आएगा वो 56% का परिवर्तन आ जाएगा। कितने परसेंट का हो जाएगा? 56% का परिवर्तन आ जाएगा। पहले से 56% क्षेत्रफल में वृद्धि हो जाएगी। बात आ गई होगी समझ में। ठीक है, तो 56% वृद्धि हो गई इसकी। तो आइए करते हैं अगला क्वेश्चन। तो बात समझ में आ गई होगी। क्वेश्चन इजी से है, बता रहे हैं अच्छी तरीके से। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ कि एक इसके जैसा और कर लें। इसके जैसा एक और कर लेते हैं। पहले ये ख़त्म करते हैं। ठीक है, आइए स्टूडेंट्स एक और उसके जैसा क्वेश्चन कर लेते हैं, बहुत ही छोटा सा। उसमें क्या था कि किसी आयत की लंबाई को घटाया जा रहा था, बढ़ाया जा रहा था। यहाँ पर घटाया जा रहा है। आयत की लंबाई और चौड़ाई में प्रश्न पढ़ देते हैं सीधा कि किसी आयत की लंबाई को 40% घटाने पर तथा चौड़ाई को 25% घटाने पर उस आयत के क्षेत्रफल में क्या परिवर्तन होगा। ठीक है, तो ये बात रही। तो अभी बढ़ाने की बात की जा रही थी, अब घटाने की बात की जा रही है। 40% है तो 40 का हम निकाल लेते हैं। 40% इक्वल टू 40/100। बिंदी से बिंदी कट गए, 2/5 आ गया फ्रैक्शन। ठीक है, और ये कितना है? 25%। 25% है चौड़ाई घटाने पर, तो ये कितना हो गई? 25% बराबर 25/100 बराबर 1/5। बात समझ में आ गई होगी। काट दिया ऐसे। 25 एकम 25, 25 चौका 100। 1/5 नहीं, 1/4 निकलेगा यहाँ पर। ठीक है, तो क्षेत्रफल में क्या परिवर्तन आएगा? पहले क्षेत्रफल क्या था? लंबाई कितनी थी? 5 थी। पहले लंबाई 5 थी। चौड़ाई कितनी थी? चौड़ाई 4 थी। गुणा 4। बाद में लंबाई घट गई है 2। कितनी बची है? 3 बची है। ठीक है,
चौड़ाई भी एक घट गई है, 4 में से एक घट गई है, ये भी 3 बची है। तो क्षेत्रफल पहले कितना था, 5 चौको 20, 20 था पहले क्षेत्रफल, ठीक है। अब क्षेत्रफल कितना है, 3 तिरका 9, अब क्षेत्रफल कितना है, 9 है। क्षेत्रफल के बच्चे कितना है, 9 है। तो कितनी कमी आ गई है क्षेत्रफल में, क्षेत्रफल में आ गई है 11 नंबर की कमी आ गई है, 11 नंबर की कमी आ गई है। तो 11 की कमी कितने पर आई है, 11 की कमी जो आई है वो 20 पर आई है। क्षेत्रफल 20 था, हमने अभी बताया है कि जो मूल संख्या होती है या मूल क्षेत्रफल होता है या मूल चीज़ होती है, मूल का मतलब जो पहले से ही एकदम स्थिर है, ठीक है, उस पर प्रतिशत निकाला जाता है। तो गुणा 100, 20 पंचा 100 और 11 पंचा 55, 55% की क्या हो गई बच्चे, 55% का क्षेत्रफल में इसकी क्या हो गई, गिरावट, या फिर 55% की बोल सकते हैं, 55% की क्षति हो गई है, ठीक है। 55% का परिवर्तन आ जाएगा, 55% की हानि हो गई है। आशा करते हैं बात समझ में आई होगी। उसी के जैसा सेम क्वेश्चन था, ठीक है। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आइए स्टूडेंट्स, एक और क्वेश्चन करते हैं उसी के जैसा। ये क्या है कि प्रश्न दे रखा है, किसी वर्ग की भुजा में 10% की वृद्धि करने पर उसके क्षेत्रफल में क्या परिवर्तन आएगा। जैसे वो आयत था, ये वर्ग है, ऐसे इसकी जगह पे सर्कल भी हो सकता है, वृत्त भी हो सकता है कि वृत्त की भुजा में वृद्धि की जाए, ठीक है। जिस तरीके से ये किया जा रहा है वैसे ही सारे के सारे क्वेश्चन किए जाएंगे। तो एक और बता दे रहा है ये वाला टाइप, तो फिर करते रहना। तो हमें दे रखा है भुजा कितनी दे रखी है, 10%, 10%, 10% को हमने फ्रैक्शन बना लिया, कितना आया, 1/10, 1/10 आ गया, ठीक है। और हमें मालूम है वो वर्ग का क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्रफल बराबर वर्ग का क्षेत्रफल। क्या होता है वर्ग का क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा का वर्ग या फिर भुजा वर्ग। ये भुजा हो गई, इसका वर्ग, ठीक है। तो पहले हमारा वर्ग का क्षेत्रफल क्या था, पहले 10 था, तो 10 का वर्ग हो गया कितना, 100, सीधा कर ही देते हैं। ये 10 था पहले, 10 का वर्ग कितना हो गया, 100, ठीक है। उसके बाद 1 की वृद्धि हो गई है, 10 से कितना हो गया, 11, 11 का वर्ग क्या हो गया है, 121। पहले वर्ग था, पहले भुजा थी 10, पहले भुजा थी 10, 10 का क्षेत्रफल निकला 100। अब भुजा हो गई है 10 से बढ़ के 1 बढ़ गई है, तो क्या हो गया क्षेत्रफल 121। तो कितना बढ़ गया है, 100 से 21 बढ़ गया है। कितना बढ़ गया बच्चे, 21 बढ़ गया है। और किस पर बढ़ गया है, 100 पर। 100 है मूल संख्या, तो 21 बढ़ गया है। कितने पर बढ़ा है बच्चे, 100 पर 21 बढ़ गया है, गुना 100। ये 100 से ये 100 कट जाएंगे, ठीक है। ये 100 से ये 100 कट जाएंगे, तो कितना बचा, 21% की क्या हो जाएगी, वृद्धि हो जाएगी, ठीक है बच्चे। जो वर्ग का क्षेत्रफल है उसमें 21% की वृद्धि हो जाएगी। तो ये रहा हमारा आंसर। ऐसे ही सारी क्वेश्चन हैं, कुछ वृत्त के भी हैं, कुछ उसके भी हैं, अलग अलग डायग्राम के, ट्रायंगल वगैरह के, तो उन्हें आराम से कर देना, कुछ ज़्यादा बड़ा नहीं है, बेसिक कॉन्सेप्ट पे चल रहे हैं। आगे कोई अगर कठिन क्वेश्चन मिलेगा तो हम उसे करा देंगे। तो चलते हैं, टाइप चेंज करते हैं हम थोड़ा, ठीक है। आइए स्टूडेंट्स, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। ये प्रश्न है, थोड़ा टाइप चेंज है। इसमें दे रखा है, कपड़े के मूल्य में 20% की कमी हो जाने के कारण, कपड़े के मूल्य में 20% की कमी हो जाने के कारण कपड़े की बिक्री 10% बढ़ जाती है। कपड़े के मूल्य में 20% की कमी हो जाने के कारण कपड़े की बिक्री 10% बढ़ जाती है। माना कि कोई 100 रुपये का कपड़ा था, 20% की उसमें कमी आ गई, ठीक है।
तो फिर अब 80 रुपये का कपड़ा हो गया तो बिक्री तो बढ़ ही जाएगी। ठीक है, तो बिक्री 10% बढ़ जाती है। तो दुकानदार की प्रतिशत आय में परिवर्तन ज्ञात कीजिए कि उसकी क्या आय थी। दुकानदार की जो प्रतिशत आय थी उसमें परिवर्तन ज्ञात कीजिए, कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है या कितने प्रतिशत की कमी हुई है। तो प्रतिशत आय में परिवर्तन ज्ञात करना है। सबसे पहले हमें क्या दे रखा है, फिर ये दे रखा है परसेंटेज, एक ये मूल्य का परसेंटेज दे रखा है, एक ये बिक्री का प्रतिशत दे रखा है। आइए इन्हें बदलते हैं। पहले 20%, ये क्या है, 20% इक्वल टू 1/5, 1/5, ये क्या हो गया, मूल हो गया। ठीक है, और 10% भी दे रखा है, क्वांटिटी दे रखी है, 1/10 फ्रैक्शन निकालना हमने बता ही दिया है किस तरीके से फ्रैक्शन निकाला जाएगा। ठीक है, बिक्री या मतलब मात्रा, बिक्री है यहाँ पर, बिक्री, यहाँ पर भी बिक्री ही है, बिक्री नहीं है, बिक्री। ठीक है, तो ये क्या हो गया, मूल्य जो है कमी हो रही है मूल्य में और बिक्री बढ़ रही है। तो एक बात समझिए कि ऐसे क्वेश्चन को किस तरीके से करना है। एक फॉर्मूला होता है प्राइस इनटू क्वांटिटी। एक्सपेंड, प्राइस इनटू क्वांटिटी इक्वल टू एक्सपेंड, मूल गुणा मात्रा बराबर खर्च। कैसे हुआ ये समझना इसे। जैसे कि हमने 2 रुपए की कोई चीज़ है, 2 रुपए की कोई चीज़ है और हमने 5 चीज़ें खरीदी हैं, 5 चीज़ें खरीदी हैं, तो वो क्या हो गया, तो 10 रुपये हमें उसको देना पड़ेगा, 10 रुपये पे करना पड़ेगा 10 रुपये पे करना पड़ेगा हमको। ऐसे ही मान लीजिए कोई 5 रुपये की चीज़ थी, हमने 3 खरीदी हैं, 5-5 रुपये की 3 चीज़ें खरीदी हैं, तो वो 15 रुपये हमें पे करना पड़ेगा। मतलब प्राइस 5 रुपये था, 3 क्वांटिटी में खरीद ली, कितना खर्च करना पड़ेगा, कितना एक्सपेंड करना पड़ेगा, 15 रुपये खर्च करना पड़ेगा। ये बात आ गई होगी समझ में। तो ये फार्मूला जो बना हुआ है प्राइस इनटू क्वांटिटी इक्वल टू एक्सपेंडेशन, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला है। तो आइए समझिए कैसे इंपॉर्टेंट है। प्राइस जो था वो 5 था, प्राइस जो पहले था वो 5 था। ठीक है, प्राइस जो था वो पहले 5 था, प्राइस की मूल्य में क्या हो रही है, कमी हो रही है। प्राइस पहले 5 था, अब प्राइस हो गया है 4। बात समझ में आ गई। पहले प्राइस 5 था, अब प्राइस हो गया है 4। पहले बिक्री कितनी थी, 10 थी, पहले बिक्री कितनी थी, 10 थी, और 10 में से बिक्री बढ़ गई है, बिक्री 10% बढ़ गई है, तो 10 से कितनी हो गई, 11 हो गई है। तो पहले खर्च कितना करना पड़ रहा था, 10 गुना 5 बराबर 50 खर्च करना पड़ रहा था। ठीक है, अब खर्च कितना करना पड़ रहा है, 11 चौकों 44 खर्च करना पड़ रहा है। ठीक है, तो कितने की कमी आ गई, 6 की कमी आ गई, 6 रुपये की कमी आ गई, मान लीजिए 6 यूनिट की। बात समझ में आ रही है। प्राइस जो था वो 5 था पहले, ये मूल संख्या होती है, प्रतिशत संख्या होती है, 5 से 20% घट गया है, 5 से 4 बचा है। ठीक है, ये बिक्री थी 10% बढ़ गई है, 10 से 11 हो गई है, पहले 10 थी अब 11 हो गई है। तो पहले खर्च करना पड़ रहा था 50 रुपये, अब खर्च करना पड़ रहा है 44 रुपये। तो पहले लोग 5 रुपये में 10 चीज़ें खरीदते थे, अब लोग 4 रुपये में 11 चीज़ें खरीद रहे हैं। ठीक है, तो क्या रहा, तो अब दुकानदार की जो प्रतिशत आय जो पहले 50 थी, जो पहले प्रतिशत आय 50 थी, अब वो 44 रह गई है। कितनी घट गई है, 6 घट गई है। तो 6 कितने पर घट गई है बच्चे, ये 6 घट गई है कितने पर, 50 पर। कितने पर घट गई है, 50 पर। परसेंटेज निकाल लेते हैं, 50 दूना 100 था यहाँ पे, 50 दूनी 100 और 6 दूनी 12, 12% की क्या हो गई है, दुकानदार की आय में कमी हो गई है बच्चे, 12% की दुकानदार की आय में कमी हो गई है। ये रहा हमारा बच्चे क्या आंसर। आशा करते हैं बात समझ में आ गई होगी।
कुछ नहीं है, बिल्कुल बेसिक से हैं, अभी बेसिक ही चल रहे हैं। इस लेक्चर में हम बेसिक ही शुरू करें, सॉरी बेसिक ही ख़त्म करेंगे। ये जो लेक्चर चल रहा है इसमें हम बेसिक के क्वेश्चन ही करेंगे। आने वाले जो 3 और लेक्चर होंगे, लगभग 4 लेक्चर में हम परसेंटेज ख़त्म करेंगे, जिसमें एक अभी हो गया है। 3 लेक्चर जो और होंगे उनमें हम एडवांस ख़त्म करेंगे, ठीक है। एडवांस लेवल है जो यूपीएससी का लेवल है, 4 लेक्चर में लगभग परसेंटेज ख़त्म कर देंगे हम। तो आइए, क्या है, ये आ गया 12 आंसर, ठीक है। तो चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। आइए स्टूडेंट्स, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। इस प्रश्न में दे रखा है, थोड़ा अलग प्रश्न है। चीनी के मूल्य में 10% की वृद्धि हो जाने के कारण, चीनी के मूल्य में 10% की वृद्धि हो जाने के कारण एक परिवार अपनी खपत में कितने प्रतिशत की कमी करे कि खर्च अपरिवर्तित रहे। चीनी के मूल्य में 10% की कमी हो जाने के कारण, सॉरी वृद्धि हो जाने के कारण, कहने का मतलब ये रहा कि चीनी जो थी उसके मूल्य में 10% की वृद्धि हो गई है, और जो एक परिवार खपत कर रहा था उसमें कितने प्रतिशत की वो कमी कर दे कि उसका जो खर्च हो रहा ना वो अपरिवर्तित रहे, यानी कि ना बदले। तो आइए करते हैं। सबसे पहले हमें क्या दे रखा है, ये हमें दे रखा है 10%। क्या दे रखा है, 10%। तो आइए 10% को हम फ्रैक्शन में चेंज करते हैं। फ्रैक्शन हमें निकालना आता ही है, 10/100, 100 में हिस्से में तोड़ना, बराबर कितना आया, 1/10, ठीक है। ये हमारा निकल आया फ्रैक्शन। एक हमने फॉर्मूला बताया था अभी आपको, प्राइस इनटू क्वांटिटी इक्वल टू एक्सपेंडिशन, मतलब खर्च। बात समझ में आ रही है, प्राइस इनटू क्वांटिटी बराबर एक्सपेंडिशन। अब वो कह रहा है कि मूल्य में, चीनी के मूल्य में 10% की क्या हो रही है, वृद्धि हो रही है। पहले मूल्य कितना था बच्चे, पहले 10 था, अब 10 से कितना हो गया बच्चे, 11 हो गया है। कितना हो गया है, 10 से 11 हो गया है। क्वांटिटी में परिवर्तन करना है, खर्च अपरिवर्तित रखना है, मतलब खर्च को बराबर रखना है। इसे बराबर करने का एक ही तरीका है कि हम इनका आपस में उल्टा गुणा कर दें। जैसे ये 11 है ना, मूल्य का अगर उल्टा गुणा कर दें तो हम क्वांटिटी निकाल लेते हैं। अगर हम मूल्य का उल्टा गुणा कर देते हैं तो क्वांटिटी निकल आती है। जैसे ये 10 है, ये 11 है, तो हमने इधर 11 का गुणा कर दिया, नीचे वाले में 10 का गुणा कर दिया। अब हमारा जो खर्च निकलेगा बच्चे, 11.110 और 11.110, तो वो बराबर निकलेगा। अब उसकी भी शर्तें पूरी हो गई हैं कि मूल्य में 10% की कमी हो जाने के कारण एक परिवार अपनी खपत में कितने प्रतिशत की कमी करे। माना कि पहले खपत 11 थी, अब 10 हो गई है, जिससे कि खर्च अपरिवर्तित रहे। खर्च हमारा 110 यहाँ भी था, 110 यहाँ भी था। तो हमने मान लिया कि पहले 11 यूनिट खर्च था, अब कितने यूनिट खर्च है, 10 यूनिट खर्च है। तो कितनी कमी हो गई बच्चे, 1 की कमी हो गई है। कितनी कमी हो गई है, 1 की कमी हो गई है। कितने पर कमी हो गई है, कितने पर कमी हो गई है, 11 पर कमी हो गई है। निकाल लेते हैं परसेंटेज, निकाल लेते हैं परसेंटेज। कितना निकलेगा, 100/11 बराबर 11 निम्मा 99, 99 और 1 100, सॉरी 11 निम्मा 99, 99 और 1 100, कितना हो गया, 100/11। तो ये इतने प्रतिशत की अगर वो अपने खपत में क्या कर दे, कमी कर दे, तो वो क्या होगा बच्चे, खर्च अपरिवर्तित रहेगा। बात समझ में आई है। अगर नहीं समझ में आई है तो इसके जैसा एक और क्वेश्चन कर लेते हैं, इसके जैसा एक और क्वेश्चन कर लेते हैं। यहाँ पर चीनी थी, यहाँ भी कुछ परिवर्तित कर लेते हैं। यहाँ पर दाल कर लेते हैं, चीनी की जगह दाल कर लेते हैं। दाल के मूल्य में, या फिर कपड़े के मूल्य में, कपड़ा तो हो ही गया, दाल भी हो गई, दाल कर लेते हैं। चीनी भी हो गई है, दाल हो गई। यहाँ पर कमी कर लेते हैं 25% की, वृद्धि कर लेते हैं 25% की। बच्चे वृद्धि हो रही है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पर कमी भी हो सकती है,
यहाँ पर कमी भी हो सकती है। चलो हम एक क्वेश्चन करके देखते हैं कि यहाँ पर वृद्धि कर दे रहे हैं। यहाँ पर जो वृद्धि थी कमी, बात समझ में आ गई। अब यहाँ पर वृद्धि करनी पड़ेगी। समझते चलिए क्वेश्चन को, कुछ नहीं है क्वेश्चन में, केवल दिमाग में डाला हुआ होता है कि मैथ कठिन है, लेकिन मैथ कठिन नहीं है। आइए समझिए, इसमें क्या था, दाल के मूल्य में 25% की कमी कर देने के कारण, 25% की कमी हो जाने के कारण एक परिवार अपनी खपत में कितने प्रतिशत की वृद्धि करे कि खर्च अपरिवर्तित रहे। अब वो क्या कह रहा है कि जो दाल थी सस्ती हो गई है, ठीक है, जो दाल थी सस्ती हो गई है, अब दाल ज़्यादा खाएगा। अब एक परिवार है वो दाल ज़्यादा खाएगा, कुछ नहीं करना है, 25% दे रखा है, सीधा 25% को हमें फ्रैक्शन में चेंज कर देना है। 1/4 निकल आया, ठीक है, 1/4 निकल आया है। और हमें मालूम है प्राइस इंटू क्वांटिटी बराबर एक्सपेंडिशन, ठीक है। पहले कितनी थी, पहले 4 थी, पहले मूल क्या था दाल का, 4 था, ठीक है। अब मूल क्या हो गया है, कमी हो गई है, 4 से मूल 3 हो गया है, 4 से मूल कितना हो गया, 3 हो गया है। तो हमें खर्च अपरिवर्तित रखना है, तो हम क्या करेंगे, इनका उल्टा गुणा कर देंगे, 4 का गुणा 3 में कर देंगे, 3 का गुणा 4 में कर देंगे, तभी तो हमारा खर्च 12 हो पाएगा। 3 चौको 12, 3 चौको 12। बात समझ में आ रही है, ठीक है। तो 3 से हो गया कितना, 1 बढ़ गया है, 3 से 1 क्वांटिटी बढ़ गई है। पहले 3 किलो चावल खाता था, या सॉरी दाल खाता था, ठीक है। अब कितना खा रहा है दाल, 4 किलो खा रहा है, 1 बढ़ गई है। 1 किस पर बढ़ गई है बच्चे, 1 बढ़ गया है 3 पर। निकाल लेते हैं प्रतिशत, 3 गुणा 100 कितना हो जाएगा, 33 सही 1/3%। ये आ गया बच्चे हमारा क्या आंसर। अगर वो अपनी खपत में इतनी वृद्धि कर देता है, ठीक है, खपत में वृद्धि कर देता है, तो उसका खर्च अपरिवर्तित रहेगा। आशा करते हैं क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे, ठीक है। तो आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अब थोड़ा एक और टाइप चेंज कर लेते हैं, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर आइए स्टूडेंट्स, चलते हैं अगले टाइप की ओर। ये एक नया टाइप है क्वेश्चन का। चावल के मूल्य में 25% की कमी हो जाने के कारण, चावल के मूल्य में 25% की कमी हो जाने के कारण एक परिवार 600 रुपये में 2 किलो चावल अधिक खरीद पाता है। चावल का प्रारंभिक व अंतिम मूल्य ज्ञात कीजिए। प्रश्न के शब्द कुछ इस प्रकार हैं कि चावल का जो मूल्य है उसमें कमी कर दी जा रही है 25% की। जब 25% की कमी कर दी जा रही है तो एक परिवार है वो 600 रुपये में 2 किलो चावल ज़्यादा खरीद पा रहा है। जब 2 किलो चावल ज़्यादा खरीद पा रहा है तो वो पूछ रहा है कि चावल का प्रारंभिक मतलब पहले का और अंतिम जो अभी का है वो मूल्य ज्ञात कीजिए कि पहले क्या था और अभी क्या है। तो आइए करते हैं। तो सबसे पहले दे रखा है प्रतिशत, क्या दे रखा है, मूल्य का प्रतिशत निकाल लेते हैं। प्रतिशत कोई पहले कितना दे रखा है, 25%। 25 बराबर 1/4 एक आ गया फ्रैक्शन आ गया 1/4। इसमें भी उसी फॉर्मूले का प्रयोग करेंगे, प्राइस इंटू क्वांटिटी बराबर एक्सपेंडिशन, मतलब खर्च हो गया, ठीक है। तो क्या कह रहा है कि पहले 4 रुपये कीमत थी, ठीक है, पहले प्राइस क्या था, 4 रुपये था। 4 से कितनी कमी आ गई है, 25%, यानी कि 1 की कमी आ गई है। 3 बचा प्राइस, ठीक है। क्वांटिटी क्या थी, क्वांटिटी इसका उल्टा करना पड़ेगा क्वांटिटी का। यहाँ 3 कर दीजिए, यहाँ 4 कर दीजिए, यहाँ भी 600 रुपये, यहाँ भी 600 रुपये, ठीक है। क्वांटिटी हमने उल्टी क्यों कर दी, जबकि यहाँ पर क्वांटिटी नहीं पूछी गई है। वो इसलिए उल्टी कर दी है क्योंकि हमें भी क्वांटिटी केवल मान रहे हैं कि हमारी क्वांटिटी इतनी रही होगी, ठीक है। क्वांटिटी हमेशा होती है प्राइस की उल्टी जब खर्च बराबर हो तो, ठीक है। तो
खर्च हमारा बराबर ही है, 600 रुपये यहाँ भी है, 600 यहाँ पर भी है, तो क्वांटिटी हमारी उल्टी हो जाएगी। तो अब पहले क्वांटिटी 3 थी, पहले क्वांटिटी 3 थी, 3 से क्वांटिटी कितनी बढ़ गई है बच्चे? 3 से क्वांटिटी 1 बढ़ गई है। कितनी बढ़ गई है? 1 बढ़ गई है। पहली क्वांटिटी 3 थी, 3 से 4 हो गई है, तो कितनी बढ़ गई है? 1 बढ़ गई है। और हमें कितनी दी है क्वांटिटी उन्होंने? 2 किलो। 600 रुपये में 2 किलो चावल अधिक खरीद पाता है। वो क्या कह रहा है कि 25% की मूल्य में कमी कर देने के कारण एक परिवार 2 किलो चावल 600 रुपये में अधिक खरीद पाता है। और यहाँ कितना अधिक खरीद पा रहा है? 1 किलो। तो 1 यूनिट बराबर 2 kg। ठीक है, 1 यूनिट बराबर 2 kg। तो हमें कितनी यूनिट निकालनी है? पहले 3 यूनिट निकालनी है। 3 यूनिट बराबर 3 गुणा 2 बराबर 6। ठीक है, अब 4 यूनिट निकाल देनी है। 4 यूनिट बराबर 4 गुना 2 बराबर 8। तो अब हमें क्वांटिटी मिल गई है। पहले हम 6 किलो चावल खरीदते थे। अब हम चावल कितना खरीद रहे हैं? 8 किलो चावल खरीद रहे हैं। 600 रुपये में 2 किलो बढ़ गया है। इसकी भी शर्तें पूरी हो गई प्रश्न की कि 600 रुपये में 2 किलो चावल अधिक खरीद पाता है, या 6 से लेके 8 हो गया, 2 बढ़ गया है। ठीक है, तो पहले पूछा गया प्रारंभिक तथा अंतिम मूल्य ज्ञात कीजिए। तो पहले का मूल्य क्या था? पहले ये था 600 रुपये में 6 किलो। तो फिर 600 रुपये में 6 किलो, 6 किलो कितने रुपये में? 600 रुपये में। तो कितना था? 100 रुपये किलो था हमारा चावल का मूल्य। ठीक है, अब हम 600 रुपये में 8 किलो चावल खरीद रहे हैं। 600 रुपये में 8 किलो चावल खरीद रहे हैं। अब मूल्य क्या हो गया? 8 5 40, 8 6 48, 8 7 56। ठीक है, 8 7 56। तो यहाँ कितना हुआ? 4 बचा 8 5 40। अब मूल्य क्या हो गया? 75 रुपये हो गया है। कितना हो गया बच्चे? 75 रुपये पर kg हो गया है। बात समझ में आ गई होगी। एक बार फिर से समझा देते हैं। प्रश्न ये पूछा गया था, चावल के मूल्य में 25% की कमी हो जाने के कारण चावल पहले 4 था 3 हो गया है। ठीक है, एक परिवार अपनी खपत में 600 रुपये में 2 kg चावल अधिक खरीद पाता है। और यहाँ पर हमने उल्टा कर दिया, तो 1 kg चावल खरीद पा रहा था वो अधिक। ठीक है, 1 यूनिट बराबर हमने माना कि 2 kg, माना 1 यूनिट बराबर 2 kg। तो 3 यूनिट बराबर 3 दूनी 6 kg, 4 यूनिट बराबर 8 kg। तो फिर हमने पहले हम 100 रुपये के हिसाब से खरीदते थे, अब हम 75 रुपये के हिसाब से खरीदते हैं। तो ये हो गई हमारी कौन सी? ये हो गई प्रारंभिक कीमत। प्रारंभिक मतलब पहले की, और ये हो गई हमारी 75 रुपये अंतिम कीमत। क्या है? अब की अंतिम कीमत अब की। तो पहले 100 रुपये kg था, अब 75 रुपये kg है। आशा करते हैं क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। आइए स्टूडेंट्स, एक क्वेश्चन और कर लेते हैं उसी के जैसा। जो हम क्वेश्चन कराते हैं यहाँ पर, ये हमें अपने आप में विश्वास रहता है, हमें का मतलब मुझे अपने आप में विश्वास रहता है कि जो हमने बोर्ड पर क्वेश्चन कराया है वो 100% बच्चे को समझ में आ ही गया होगा, क्योंकि हमारे पढ़ाने का तरीका इतना अच्छा है, ये हम मानते हैं। लेकिन कभी कभी शायद बच्चे का ध्यान भटक गया हो, या थोड़ा बेस को और अच्छा कराने के लिए उसके जैसा 1-2 क्वेश्चन हम कभी कभी करा देते हैं। तो उसी के जैसा ये है कि हमने बस इसमें जो पहले था इसमें थोड़ी वैल्यू चेंज कर दी है। यहाँ पर 20% लिख दिया है। ठीक है, यहाँ पर पहले 600 रुपये kg था, यहाँ पर 800 कर दिया है। यहाँ पर 4 किलो ज़्यादा खरीद पा रहा है चावल। तो आइए इस प्रश्न को करते हैं। सेम उसी की तरह है, बस वैल्यू चेंज कर दी है। तो हमें क्या दे रखा है? चावल के मूल्य में 20% की कमी हो जाने के कारण एक परिवार 800 रुपये में 4 किलो चावल अधिक खरीद पाता है। ठीक है, चावल के मूल्य में 20% की कमी हो जाने के कारण
एक परिवार 800 रुपये में 4 किलो चावल आदि खरीद पाता है। तो चावल का प्रारंभिक तथा अंतिम मूल्य ज्ञात करना है। तो आइए निकालते हैं। सबसे पहले हमें ये दे रखा है, मूल प्राइस दे रखा है 20%। क्या दे रखा है? 20%। तो हमने ये 20% को फ्रैक्शन में तोड़ लिया, 1/5, 1/5। अब हमें फॉर्मूला मालूम ही है, प्राइस इंटू क्वांटिटी इक्वल टू एक्सपेंडिशन। क्या है? प्राइस इंटू क्वांटिटी बराबर एक्सपेंडिशन, ये फॉर्मूला मालूम है। तो पहले हमारा मूल्य क्या था? पहले हमारा मूल्य था 5। अब मूल्य क्या हो गया है? कमी हो गई है मूल्य में। तो ये अब क्या है? 4 हो गया। ठीक है, मूल्य पहले, और हमें 800 रुपये में ही खर्च दोनों मिल रहा है, बस क्वांटिटी में फ़र्क हुआ है। पहले भी हम 800 रुपये के चावल खरीदते थे, अभी भी 800 रुपये में चावल खरीद रहे हैं, लेकिन हमारी जो क्वांटिटी है उसमें फ़र्क आया है। पहले क्वांटिटी हम 4 किलो ज़्यादा खरीद पा रहे हैं। तो जब हमने बताया है कि जब भी एक्सपेंड बराबर हो तो क्वांटिटी हमेशा प्राइस की उल्टी हो जाती है, तो हमने ये क्या कर दिया, यहाँ 4 कर दिया, यहाँ पर 5 कर दिया। पहले हमने माना कि क्वांटिटी 4 यूनिट थी, अब हमारी क्वांटिटी कितनी हो गई है? 5 यूनिट। 1 यूनिट क्वांटिटी बढ़ गई है, हम 800 रुपये में 1 यूनिट खरीद पा रहे हैं ज़्यादा। ठीक है, लेकिन हमें 1 यूनिट बराबर कितना दे रखा है? 4 दे रखा है। 1 यूनिट बराबर 4 kg। ठीक है, पहले हमारी कितनी थी यूनिट? 4 यूनिट थी, पहले खपत 4 यूनिट से। तो 4 यूनिट बराबर 4 गुना 4 बराबर 16। कितना हो गया? 4 गुना 4 बराबर 16। अब कितनी है खपत? 5 यूनिट। 5 यूनिट बराबर 5 गुना 4 बराबर 20। तो पहले हम 800 रुपये में 16 किलो चावल खरीद पाते थे, अब हम 800 रुपये में 20 किलो चावल खरीद पाते हैं। तो आइए प्रारंभिक तथा अंतिम कीमत निकाल लेते हैं। पहले मतलब बिफोर, पहले क्या था और अब क्या है, दोनों का मूल्य बताते हैं। पहले हम 800 रुपये में 16 kg खरीद पाते थे। 16 पंचे 80, कितना आया? 50 रुपये किलो। कितना आया? 50 रुपये किलो पहले था। अब कितना है? अब हम 800 रुपये में 20 किलो चावल खरीद पाते हैं। 2 अट्ठे 4 दूने 8, बिंदी से बिंदी कट गई। अब 40 रुपये मूल्य हो गया हमारा। तो क्या हुआ बच्चे? पहले हमारा मूल्य 50 रुपये था, ठीक है, मूल्य में 20% की कमी आ गई है। अब मूल्य हमारा क्या हो गया? 40 रुपये हो गया है। आशा करते हैं प्रश्न समझ में आ गया होगा। तो आइए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। आइए स्टूडेंट्स, चलते हैं अगले टाइप की क्वेश्चन की ओर। एक ये टाइप है कि किसी संख्या को पहले 20% बढ़ाया गया, फिर 10% घटाया गया, फिर पुनः 20% बढ़ाया गया, तो संख्या का प्रतिशत परिवर्तन ज्ञात करो। क्या है? संख्या का प्रतिशत परिवर्तन ज्ञात करो। तो आइए करते हैं। सबसे पहले ये नंबर दे रखे हैं जो 10%, 20% और 25%, इनको फ्रैक्शन में तोड़ते हैं सबसे पहले। तो सबसे पहले 20% हमें मालूम है 1/5 आ जाएगा। 10% मालूम है हमें 1/10 आ जाएगा। और 25% 1/4 आ जाएगा। 1/4 आ जाएगा। तो ये हमने सबसे पहले फ्रैक्शन में तोड़ लिया। इसकी वैल्यू निकाल लेते हैं, फाइनल वैल्यू। पहले निकालते हैं इनिशियल वैल्यू। इनिशियल वैल्यू जो पहले की थी और फाइनल वैल्यू जो अब आने वाली है। ठीक है, इनिशियल वैल्यू और फाइनल वैल्यू में हमने इसे 2 भागों में बांट लिया। पहले किसी संख्या को 20% बढ़ाया गया, तो पहली संख्या कितनी थी? 5 थी। पहले 5 थी, 5 से कितना हो गया? 6 हो गया है। एक बढ़ गई है ना, 20% बढ़ाया जा रहा है, 5 से 6 हो गया है। बात समझ में आ रही होगी। 10% थी पहले, 10 थी। ठीक है, पहले क्या थी? 10 थी, वही संख्या घटाया जा रहा है 10 से। 10 से 1 घट जाए, कितना हो गया? 9 हो गया है। बाद में 25% बढ़ाया जा रहा है, पहले 4 थी,
4 से कितनी बढ़ गई है, 1 बढ़ गई है, कितनी हो गई है, 5 हो गई है। आइए गुना करते हैं। 10 पना 50, 50 चौको 200, 50 चौको 200, इसका निकाल लेते हैं। 6 पंचे 30, तो 3 निम्मा 27, कितना हो गया, 270। तो 200 से 270 कितनी बढ़ गई है, 70 बढ़ गई है। संख्या जो थी वो 200 थी, 200 से 270 हो गई, 70 बढ़ गई है। कितनी बढ़ गई है, 70। कितने पर बढ़ गई है, 200 पर बढ़ गई है। हमने क्या बताया था, मूल संख्या पर बढ़ती है, बताया था मूल संख्या पर बढ़ती है। तो 70 बढ़ गई, कितने पे बढ़ गई है, 200 पे, गुना 100, काट देते हैं। 100 दूना 200 और 35 दूनी 70। 35% की क्या हुई है बच्चे, 35% के प्रतिशत में परिवर्तन आया, 35% का परिवर्तन आया, वृद्धि हुई है। क्या हुई है, संख्या में 35% की वृद्धि हुई है। ये 35% आ गया, बात समझ में आ गई होगी, ठीक है। एक तरीका ये रहा। अब हमें मालूम था 5 से 6 हो गई है, 10 से 9 हो गई है घट के, 4 से 5 हो गई है, ठीक है, बढ़ के। हम इसे ऐसा भी कर सकते थे, ये हटा देते हैं यहाँ से, ये यहाँ से हटा देते हैं। जो आमने सामने की वैल्यू है, ये लेफ़्ट राइट ऊपर नीचे वाली नहीं, आमने सामने वाली, अगर वो कट रही हैं तो उन्हें काट देते हैं। ये 5 है इनिशियल वैल्यू के साइड, ये 5 है फाइनल वैल्यू के साइड, ये हमने काट दिया, ठीक है। ये हमें मालूम है 2 3 6, 2 से कट रहा है। ये हमें मालूम है कितने से कट रहा है, ये 2 से कट रहा है, 2 दूनी 4, ठीक है। अब निकाल देते हैं। 10 दूनी 20 और 9 तिया 27, 10 दूनी 20 और 9 तिया 27। पहले 20 संख्या थी, अब 27 हो गई है, 7 बढ़ गई है, कितने पर बढ़ गई है, 20 पर बढ़ गई है, गुणा 100। 20 पंचा 100 और 7 पना 35, तो भी 35% ही आएगा, ठीक है। ये हमने दोनों तरीका बता दिया आपको। इतना ठीक है कि एक और कर लेते हैं। चलो एक और देखते हैं कि इसके जैसा छोटा अगर होगा तो कराते हैं, नहीं तो इतना ठीक है। आइए स्टूडेंट्स, एक और क्वेश्चन मिल गया है उसी की तरह, तो करते हैं। पहले किसी संख्या को 10% घटाया जाता है, ठीक है। पहले हमने माना कि किसी संख्या को 10% घटाया जा रहा है, फिर 33% बढ़ाया गया, फिर उसे 33 सही 1/3% बढ़ाया गया, और फिर पुनः 8 सही 1/3% यहाँ पर घटाया गया। कर लीजिए क्या हुआ, घटाया गया, घटाया गया। वहाँ 2 बार बढ़ रहा था, 1 बार घट रहा था, यहाँ पर हमने 2 बार घटा दिया, 1 बार बढ़ा दिया। तो संख्या में प्रतिशत परिवर्तन ज्ञात करना है। तो हमने बता रखा है, सबसे पहले जो वैल्यू दे रखी हैं परसेंटेज वैल्यू, उन्हें सॉल्व करते हैं फ्रैक्शन में। 10% बराबर 1/10, 10% बराबर 1/10। 33 सही 1/3% का निकालेंगे, 100/3 गुणा 100, बताया था हमने 1/3 ही निकलेगा। ये 8 सही 1/3, 8 सही 1/3, 8 दूनी 16 और 1 8 तिया 24, 3 है यहाँ पर, और 25/3 गुना 100, 25 चौको 100 और 3 चौको 12 बराबर 1/12 निकल आया। ये पहली फ्रैक्शन निकली है 1/10, दूसरी फ्रैक्शन निकली है 1/3, तीसरी फ्रैक्शन निकली है 1/12। तो आइए फाइनल वैल्यू इनिशियल वैल्यू में रखते हैं। ये क्या हो गई, इनिशियल वैल्यू पहले की वैल्यू, इधर क्या हो गई, फाइनल वैल्यू जो अब फाइनल में निकलेगी। पहले क्या था, 10 था, 10 से क्या हो रहा है, 10 से घटाया जा रहा है, 10 से 9 हो गया। फिर कितना हुआ, 33 हुआ, मतलब 3 था, 33 सही 1/3 बढ़ाया गया है, 3 से 1 4 हो गया, बढ़ गया है, ठीक है। पहले 12 था,
12 से घट गया है, 12 था, 1 घट गया है, 11 बचा यहाँ पर। ठीक है, तो आइए करते हैं। या तो हम गुणा कर दें सीधा सीधा, या काट भी देते हैं, काट देते हैं। 3 त्रिका 9, यहाँ पर 3 बचा है, 3 चौको 12, यहाँ पर 4 बच गया है, 4 से ये 4 ख़त्म हो गया। तो यहाँ वैल्यू कितनी बची है? इनिशियल वैल्यू पे 10 बची है, फाइनल वैल्यू पर 11 बची है। बात समझ में आ गई होगी। इनिशियल वैल्यू पर 10 बची है, फाइनल वैल्यू पर 11 बची है, तो 1 बढ़ गई है, वैल्यू 1 बढ़ गई है। 1 बढ़ गई है, किससे बढ़ गई है? 10 से 1 बढ़ गई है। 10 ही तो इनिशियल वैल्यू है, 10 से 1 बढ़ गई है। परसेंटेज निकाल लेते हैं, गुना 100 बराबर क्या आया बच्चे? 10% की क्या हुई है? वृद्धि हुई है। आशा करते हैं बात समझ में आई होगी। ठीक है, क्वेश्चन दोनों समझ में आ गए होंगे। तो आइए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। ये लेक्चर जल्दी से जल्द ख़त्म करने वाले हैं, 2-4 क्वेश्चन और बचे होंगे, ये ख़त्म कर देते हैं। फिर अगला जो क्लास होगा वो थोड़ा इससे हार्ड क्वेश्चन आएंगे। ये बहुत ही बेसिक चल रहे हैं अभी, इनसे थोड़ा हार्ड आएंगे। लगभग ये आज क्लास हो गई, 3 क्लास और बाकी हैं, और 4 क्लास में हम कोशिश करेंगे ख़त्म हो जाए। ठीक है, परसेंटेज चैप्टर 4 क्लास में ख़त्म कर देंगे। आइए स्टूडेंट्स चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। ये प्रश्न दे रखा है, किसी गांव की जनसंख्या प्रति वर्ष 10% बढ़ जाती है। 3 वर्ष बाद उस गांव की जनसंख्या 3,09,930 हो जाएगी। गांव की वर्तमान जनसंख्या ज्ञात करो। प्रश्न है कि एक गांव है, उस गांव की जनसंख्या प्रति वर्ष 10% बढ़ जाती है और 3 वर्ष बाद उस गांव की जनसंख्या इतनी हो जाएगी। तो गांव की वर्तमान जनसंख्या ज्ञात करनी है। तो आइए करते हैं। कुछ नहीं है, बस ये जो परसेंटेज दे रखा है इसे फ्रैक्शन में तोड़ लेते हैं। 10% बराबर 1/10 निकलेगा, ये तो सभी को मालूम है। ख़त्म हो गया क्वेश्चन। इनिशियल पॉपुलेशन, फाइनल पॉपुलेशन, दस थी जनसंख्या, 10 से कितनी हो जाएगी? 11। 10 जनसंख्या थी, पहले वर्ष 10 से 11 हो गए, दूसरे वर्ष 10 से 11 हो गई, दूसरे वर्ष में तीसरे वर्ष में भी 10 थी, 10 से 11 हो गई। ठीक है, जनसंख्या हमने पहली वर्ष की जनसंख्या 10 से 11 हो गई, फिर हमने माना कि जितनी जनसंख्या थी उसे 10 मान लिया, फिर उससे फिर 11 बढ़ा दी हमने 10%, फिर जितनी जनसंख्या हुई उसे 10 मान लिया, फिर उससे 10 से 11 बढ़ा दी। ठीक है, तो आइए गुना कर लेते हैं। 10 गुना 10 बराबर 10 गुना 10 गुना 10 बराबर 1000 आ गया यहाँ पर। 11 गुना 11 गुना 11 ये आ गया 1331, क्योंकि हमें मालूम है 11 का क्यूब जो होता है वो 1331 होता है। ठीक है, तो 1331 बराबर हमें दे रखा है 3,09,930। क्या कैसे दे रखा है कि गांव की जनसंख्या प्रतिवर्ष 10% तो बढ़ती है। गांव की जनसंख्या प्रति वर्ष 10% बढ़ती है। 3 वर्ष बाद गांव की जनसंख्या 3,09,930 हो जाएगी। ठीक है, और हमारी 3 वर्ष बाद कितनी हो रही है? 3 वर्ष बाद हमारी जनसंख्या 1,331 हो रही है। तो हमें 1,331 बराबर कितना दे रखा है? दे रखा है 3,09,930। तो 1 यूनिट बराबर 3,09,930 भाग 1331। बात समझ में आ रही होगी। 1331 से ये 3,999 मतलब एक बिंदी हटाकर ये 3 बार कट जाएगा, क्योंकि ये हमें सीधा ही दिख रहा है 3 गुना है। तो कितना निकल आया बच्चे? ये निकल आया 30। 1 यूनिट बराबर कितना निकल आया है? 30। और हमें जनसंख्या है हमारी थी कितनी? पॉपुलेशन पहले 10,000 थी, सॉरी 1,000 थी। पॉपुलेशन पहले कितनी थी? 1,000। तो 1,000 गुणा 30 बराबर 1,000 यूनिट बराबर, या फिर कह सकते हैं 1,030, 1,000 गुणा 3 बराबर 30 बराबर
जनसंख्या कितनी हो गई? 30,000 हो गई गांव की जनसंख्या। बात समझ में आ गई होगी। गांव की जनसंख्या 10 से 11 पहले वर्ष में बढ़ी, 10 से 11 दूसरे वर्ष में बढ़ी, 10 से 11 तीसरे वर्ष में बढ़ी, तो हमारी पॉपुलेशन बन गई 1,000। और जो तीसरे वर्ष में पहुंचेगी वो होगी 1331। तीसरे वर्ष की जनसंख्या उन्होंने दे रखी है 1331 बराबर 3,09,930। ठीक है, 1 यूनिट बराबर 3,09,930 भाग कर दिया हमने 1,331 का। 30 बार भाग गया है, 1,000 गुना 30 बराबर 30,000 क्या आ गई है हमारी गांव की जनसंख्या। आइए स्टूडेंट्स, उसके जैसा एक और क्वेश्चन बनाया है हमने छोटा सा, ये आप कीजिए, बिल्कुल बेसिक सा है कि किसी संपत्ति की कीमत प्रति वर्ष 20% घट जाती है। किसी संपत्ति की कीमत प्रति वर्ष 20% घट जाती है। 2 वर्ष बाद उस संपत्ति की कीमत 8,000 रह जाएगी। कह रहा है कि कोई संपत्ति है, उसकी कीमत प्रति वर्ष 20% घट जाती है और 2 वर्ष बाद उसकी कीमत जो है वो 8,000 रुपये रह जाएगी। तो संपत्ति की वर्तमान कीमत ज्ञात कीजिए। ठीक है, बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है, उसी के जैसा बनाया है। तो आइए करते हैं इसे। 20% दे रखा है, 20% को हमें करना है फ्रैक्शन में तोड़ना है, 1/5 तोड़ देंगे। ठीक है, फ्रैक्शन टूट गया, क्वेश्चन हो गया। इनिशियल प्रॉपर्टी, एक साइड लिख लेते हैं फाइनल प्रॉपर्टी। प्रति वर्ष घटती है, 5 से यहाँ 4 हो जाती है प्रति वर्ष। ठीक है, फिर 5 से 4 हो जाती है। कुछ नहीं है इस प्रकार के क्वेश्चन में, बस 1-2 बार प्रैक्टिस कर लेनी है, तुरंत आ जाया करेंगे। ठीक है, यहाँ 25 हो गया, यहाँ 4 चौको 16 हो गया, घट रही है ना। तो कितनी दे रखी है? 8,000 दे रखी है फाइनल प्रॉपर्टी की कीमत। और हमारी फाइनल प्रॉपर्टी की कीमत कितनी निकली है? 16 निकली है। हमें कितनी प्रॉपर्टी की कीमत दे रखी है फाइनल की? 8,000। तो 16 यूनिट बराबर 8,000। तो 1 यूनिट बराबर 8,000 बटा 16, काट देते हैं, 8 दूनी 16। ठीक है, और ये कितना बचा है? 1,000 बराबर, और ये बिंदी यहाँ पर बचा है, 5 दूनी 10, 500 रुपये निकल आएगा 1 यूनिट बराबर। 1 यूनिट बराबर 500, और हमें चाहिए कितना है? 25 यूनिट। 25 यूनिट कितना हो जाएगा? 25 गुणा 500 बराबर 25 पंचे 125, 2 बिंदी बढ़ जाएंगे, 1,25,000 उसकी कीमत थी। पहले क्या थी? 1,25,000 उसकी कीमत थी। आशा करते हैं क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। चलिए आइए 2 क्वेश्चन और करते हैं, फिर क्लास समाप्त करते हैं। ठीक है, आइए स्टूडेंट्स चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगले प्रश्न को करने से पहले एक गलती हुई है, ये पिछले वाले प्रश्न में गलती ये हुई है कि जो हम क्वेश्चन सॉल्व करा रहे हैं वहाँ पर हमने गलती से, जैसे 1 यूनिट बराबर 500 निकला था और हमें चाहिए था 25 यूनिट। 1 यूनिट बराबर 500 निकला था और हमें चाहिए था 25 यूनिट। ठीक है, 25 यूनिट चाहिए था, तो 25 गुना 500 बराबर 25 पंचे 125, और ये हमारा निकला था। हमने गलती से इस जगह कॉमा ना लगाकर यहाँ पर 2 कॉमा लगा दिए थे, तो हमारे मुंह से ये निकल गया था कि 1,25,000। लेकिन ये बच्चे 1,25,000 नहीं है, 1000 के बाद कॉमा लगता है, हमें कॉमा यहाँ लगाना था। ठीक है, तो कितना हो गया? 12,500। कितना हो गया बच्चे? तो हम गलती से 1,25,000 बोल गए थे, लेकिन उसका जो पिछले वाले का आंसर था 12,500। लिखाया हमने एकदम सही है, लेकिन बोलते समय थोड़ा सा कॉमा की गलती की वजह से गलत बोल गए थे। तो आइए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न दे रखा है, एक व्यक्ति अपनी आय का 20% खाने पर खर्च करता है। बहुत ही शॉर्ट क्वेश्चन है, करते हैं। एक व्यक्ति अपनी आय का 20% खाने पर खर्च करता है। माना कि 20% खाने पर खर्च कर दिया। 30% मकान के किराए पर खर्च करता है। 30% मकान के किराए पर खर्च कर दिया। 10% बच्चे के मनोरंजन पर खर्च करता है। अच्छा, मनोरंजन पर खर्च करता है। एक व्यक्ति है, वो अपनी आय का
20% खाने पर, 30% मकान के किराए पर और 10% मनोरंजन पर खर्च करता है। उसकी बचत 24,000 रुपये है। उसकी बचत 24,000 रुपये की है। ठीक है, तो व्यक्ति की आय ज्ञात करनी है। बहुत ही इजी सा क्वेश्चन है, तो आइए 1 मिनट में सॉल्व कर देते हैं। तो 20% खाने पर खर्च कर दिया, 30% किराए पर खर्च कर दिया और 10% उसने मनोरंजन पर खर्च कर दिया। टोटल कितना प्रतिशत खर्च हो गया उसका? 60%। 60% खर्च हो गया है। और प्रतिशत होता कितना है? 100%। 100% होता है। अगर उसका 60% खर्च हो गया है तो कितने प्रतिशत बचा होगा? 40%। यही तो बच्चे बचा होगा, 40% बचा होगा। तो 40 यूनिट बराबर हमें कितना दे रखा है? 24,000 रुपये। यही तो उसकी बचत है। इतना खर्च कर लिया, इतना बचाएगा 40 यूनिट। तो 40 यूनिट बराबर 24,000। 1 यूनिट बराबर 24,000 बटा 40। एक बिंदी से ये बिंदी कट गई, 6 चौको 24। तो उसकी कितनी आ गई? 1 यूनिट बराबर कितना आ गया? 600। ठीक है, और इनकम उसकी निकालनी है। इनकम कितनी है? 100 यूनिट। तो 100 यूनिट बराबर 600 गुना 100 बराबर कितना आया बच्चे? 6 पे 4 बिंदी आ जाएंगे, यानी कि 60,000 उसकी क्या आ गई बच्चे? 60,000 आ गई उसकी इनकम। आशा करते हैं बात समझ में आ गई होगी, अच्छे से समझ में आ गई होगी। तो आइए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। लास्ट प्रश्न रहेगा ये हमारा। हेलो स्टूडेंट्स, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। ये प्रश्न क्या है कि इसमें ये पहले वाले से थोड़ा अलग प्रश्न है। कैसे प्रश्न है? इसमें दे रखा है एक व्यक्ति अपनी आय का 10% खाने पर, बचे हुए का 20% मकान पर, बचे हुए का 25% मनोरंजन पर खर्च करता है। उसकी बचत 5400 रुपये की है। उसकी आय ज्ञात करनी है। पहले वाले क्वेश्चन में था वो सीधा सीधा खर्च कर रहा था। पहले वाले क्वेश्चन में वो 10% माना कि 10% मकान खाने पर खर्च कर रहा था, 20% मकान पर खर्च कर रहा था, 25% मनोरंजन पर खर्च कर रहा था। ठीक है, इस वाले प्रश्न में थोड़ा सा अलग है। इसमें दे रखा है बचे हुए का, इसलिए हमने इस पर अंडरलाइन कर दिया है कि बचे हुए का 20% और यहाँ पर बचे हुए का 25%। तो ये पहले वाले क्वेश्चन की तरह नहीं किया जाएगा। इसे करने का तरीका ये रहा कि सबसे पहले हम इसका फ्रैक्शन में तोड़ लेते हैं। इसका जो परसेंटेज है वो फ्रैक्शन में तोड़ लेते हैं। 10% इक्वल टू 1/10, 20% इक्वल टू 1/4, सॉरी 1/5 हो जाएगा यहाँ पर, और 25% इक्वल टू 1/4। ठीक है, हमने इसे फ्रैक्शन में तोड़ लिया। अब क्या करना है? अब एक साइड लिखते हैं उसकी इनकम, एक साइड लिखते हैं सेविंग। उसकी इनकम क्या है और उसकी सेविंग क्या है, बात समझ में आ रही होगी। तो 10% वो खाने पर खर्च करता है। 10 था, 10 में से 1 खर्च कर दिया, 9 उसने बचा लिया। 10 में से 1 खर्च कर दिया, 9 बचा लिया। ठीक है, 9 सेविंग हो गई उसकी। अब क्या था? बचे हुए का 20% मकान पर खर्च करता है। 20% मतलब 5 था, उसने 1 खर्च कर दिया। 5 था, 1 खर्च कर दिया, 4 बचा है यहाँ पर। ऐसे ही 25% मनोरंजन पर खर्च करता है बचे हुए का। तो पहले 4 था, इनकम 4 था, 1 खर्च कर दिया मनोरंजन पर, 3 बचा लिया उसने। आइए गुना करते हैं। ये आमने सामने वाली संख्या काट देते हैं। हमने बताया था एक साइड इनिशियल वैल्यू आई है, इनकम आई है 50, सेविंग्स आई है उसकी 9 × 27, इनकम आई है 50, सेविंग्स आई है 27। तो और हमें ये सेविंग्स दी कितनी है? 5400। तो 27 यूनिट बराबर 5400। 1 यूनिट बराबर
5400 बटा 27, 27 दूनी 54, कितना आ गया बच्चे 200। 1 यूनिट बराबर निकला है 200 और हमें चाहिए कितना है 50 यूनिट। इनकम हमारी कितनी है 50। 50 गुना 200 बराबर कितना आ गया बच्चे 10,000। 10,000 क्या है बच्चे उसकी इनकम। एक बार फिर से समझ लेते हैं क्योंकि हमने ये बहुत ही जल्दी कराया है, लास्ट क्वेश्चन है, टाइम भी काफ़ी हो गया है, मोबाइल में बैटरी भी कम है। तो समझिए, एक व्यक्ति अपनी आय का 10% खाने पर खर्च करता है। 10 का मतलब 10 में से 1 खर्च कर दिया, 9 बचा लिया उसने, ठीक है। बचे हुए का 20% मकान पर खर्च करता है। 5 था, 1 खर्च कर दिया, 4 बचा लिया। बचे हुए का 25% मनोरंजन में खर्च करता है। 4 था, 1 खर्च कर दिया, 3 बचा लिया। आमने सामने की संख्या काट दी। इनकम हमने जोड़ ली 50 है, सेविंग निकली है 27 यूनिट। 27 यूनिट बराबर हमें दे रखा है 5400, ठीक है। 1 यूनिट बराबर 200 निकला है, 50 यूनिट बराबर 10,000 ये हमारा निकला है। आशा करते हैं क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। तो क्लास करते हैं यहीं पर ख़त्म, ठीक है। अगली जो क्लास होगी उसमें आपको इनका क्वेश्चन का एडवांस लेवल थोड़ा सा देखने को मिलेगा, बड़ा हुआ लेवल, ठीक है। 1-2 और क्वेश्चन बचे हुए हैं बेसिक के, उन्हें भी थोड़ा इधर उधर करके चला देंगे। अब अगली लेक्चर से या अगली क्लास से आपको एडवांस लेवल देखने को मिलेगा क्वेश्चंस का, ठीक है। प्रतिशत के अच्छे लेवल के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो क्लास यहीं ख़त्म करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।